हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ। अध्याय 551 माइकल डॉन द्वितीय से मिलता है। अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ते हुए माइकल ने अपने पीछे राक्षस की चीख सुनी। माइकल ने अपने कंधे के ऊपर से देखा तो पीछे केवल एक धुंधली सी आवाज थी। उसी समय एक खेत का मैदान विनाश, खून और गोले से अटा पड़ा था। लाल, गुलाबी और नीला उस खेत के नए रंग थे जो कभी एक शानदार खेत था, जो अब एक विनाशकारी लड़ाई का मंच बन गया था। हवा, जो आमतौर पर फूलों और फलों की नाजुक खुशबू ले जाती थी, अब मौत और क्षय की गंध से भरी हुई थी, जो बचे हुए लोगों में बची हुई हिम्मत को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। मृत सैनिक बहुतायत में थे और खेत के मैदान के चारों ओर ढेर में पड़े थे। बचे हुए सैनिक एक कदम आगे बढ़ने के लिए कांप रहे थे, बेतहाशा आसमान की ओर देख रहे थे जैसे कि वे किसी चीज की उम्मीद कर रहे हों। बचे हुए सैनिकों ने लड़ने का सारा साहस खो दिया। कई पहले ही उन्माद के शिकार हो चुके थे और अब हिल नहीं सकते थे, खुद का बचाव करना तो दूर की बात है। इसके विपरीत अन्य लोग केवल घर और जो कुछ उन्होंने पीछे छोड़ दिया था उसके बारे में सोच सकते थे। प्रकृति और मानवता दोनों पर इसका असर विनाशकारी था। इस खेत को ठीक होने में संभवतः दशकों लगेंगे। टूटे हुए घेराबंदी के इंजन, मलबे और खून ने फूलों, झाड़ियों और झाड़ियों की जगह ले ली थी। नाश्ते के लिए आसमान की ओर बेतहाशा देख रहे कुछ सैनिकों ने देखा कि ऊपर बादल भरे आसमान में अचानक एक काला बिंदु दिखाई दिया। हालांकि जल्द ही काला बिंदु आकार में इतना बढ़ गया कि उन सभी को एहसास हुआ कि यह कोई काला बिंदु नहीं बल्कि आसमान से गिरता हुआ एक आदमी था। जब उन्होंने उस आदमी के काले लबादे देखे तो उन्होंने तुरंत अपने हथियार फेंक दिए और जमीन पर गिर पड़े। भागो! कुछ सैनिकों का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया। माइकल आसमान में खुद को संतुलित करने की कोशिश कर रहा था और सिस्टम पर चिल्ला रहा था। पहले के विपरीत, जब वह ईथेरिया और हंटर के ब्रह्मांड की यात्रा करता था तो माइकल अपने शरीर के साथ वर्तमान ब्रह्मांड में खींच लिया जाता था। दूसरे शब्दों में, वह अपने आत्मा रूप में नहीं था। माइकल को अपने आसपास कोई आक ऊर्जा या आकाशीय ऊर्जा महसूस नहीं हुई। इसलिए वह मुक्त रूप से गिरना बंद नहीं कर सका और उड़ना शुरू नहीं कर सका। सौभाग्य से माइकल ने युद्ध में एक टूटा हुआ ट्रेबुचेट देखा। भाड़ में जाए सिस्टम! माइकल ने सिस्टम को कोसा और उसने अपनी भुजाओं को एक पक्षी की तरह फड़फड़ाया ताकि वह ट्रेबुचेट की ओर अपना प्रक्षेपवक्र बदल सके। वह इतनी ऊंचाई से गिर रहा था कि उसके चेहरे पर पड़ रही हवा उसकी त्वचा को चोट पहुंचा रही थी। अगर वह मुक्त रूप से गिरना बंद नहीं करता तो माइकल को संदेह था कि कोई उसके शरीर को मानव ऑमलेट बनने के बाद जमीन से पूरी तरह से खुरच सकता है। सौभाग्य से माइकल ने अभी भी अपनी कलाई के चारों ओर मार्क 3 ग्रैपलिंग हुक पहना हुआ था। इसलिए जब वह ट्रेबुचेट से लगभग 50 मीटर दूर था, माइकल ने ट्रेबुचेट के लिए हाथ बढ़ाया, उसके शीर्ष पर निशाना लगाया और ग्रैपलिंग हुक को निकाल दिया। थप! ग्रैपलिंग हुक हवा में उछला और शीर्ष के चारों ओर कुंडलित हो गया। कचक! उसकी गति अचानक उसके हाथ से जुड़े ग्रैपलिंग हुक द्वारा रोक दिए जाने के कारण बैकलैश बल ने माइकल के कंधे को उखाड़ दिया। वह तेज दर्द से कराह उठा। उसने अपने दांत पीस लिए और हुक को छोड़ दिया अंकुश। अंत में माइकल अपने कंधे को पकड़े हुए जमीन पर गिरा। अपनी त्वरित सोच और ट्रेबुचेट की बदौलत माइकल केवल अपने कंधे की हड्डी उखड़ने के साथ गिरने से बच गया। इससे बुरा कुछ भी हो सकता था। माइकल ने अपने अपरिचित परिवेश को देखा, लेकिन दुर्भाग्य से छाया क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में यात्रा करने के दर्द और चक्कर के कारण उसकी दृष्टि अभी भी धुंधली थी। जैसे ही उसकी दृष्टि साफ हुई, उसने सावधानी से अपने चारों ओर नीले बख्तरबंद सैनिकों को देखा। ये वह नहीं है। वह कौन है? वह कहाँ से आया था? चलो उसे पकड़ लेते हैं इससे पहले कि सफ़ेद मौत प्रकट हो। सैनिक धीरे धीरे माइकल की ओर बढ़े, अपने हथियारों को कसकर पकड़ते हुए। वाह दोस्तों, धीरे चलो! माइकल अपने कंधे को पकड़ते हुए पीछे की ओर बढ़ा। वह ये देखकर चौंक गया कि ये सैनिक कितने शक्तिशाली थे। उनमें से प्रत्येक माइकल के ब्रह्मांड से एक आत्मा शोधन चरण स्तर 5 योद्धा से लड़ सकता था। कम से कम 60 सैनिक उसे घेरे हुए थे। अपने सदमे के बावजूद माइकल ने एक शांत चेहरा बनाए रखा। सिस्टम, ये चुप रहने का सही समय नहीं है, माइकल ने अपने मन में गुर्राहट की। हालांकि चाहे उसने अपने मन में सिस्टम को कितनी बार बुलाया हो, उसने उसे जवाब नहीं दिया। उसने जिस तरह से कपड़े पहने हैं, उसे देखो, सभी काले। क्या होगा अगर वह उससे संबंधित है? माइकल ने एक सैनिक को हकलाते हुए देखा। बिल्कुल, अगर वह उससे संबंधित है तो हम उसे बंधक बना सकते हैं और उसे महामहिम के पास ला सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कुछ मत करो जिसका तुम्हें भविष्य में पछतावा हो। माइकल ने शांति से सैनिकों को चेतावनी दी क्योंकि वे जल्दी से उससे एक कदम पीछे हट गए। हुश! जब वे अनिच्छा से माइकल को घूर रहे थे कि उन्हें उसके पास जाना चाहिए या नहीं, माइकल ने उत्तर और दक्षिण से आसमान में उड़ते हुए 2 युद्धपोत देखे। युद्धपोत माइकल के ब्रह्मांड में फ्रिगेट से अलग नहीं थे, सिवाय इसके कि ये दोनों जहाज आसमान में उड़ रहे थे। जहाज यहाँ हैं! अचानक सैनिक खुशी से चिल्ला उठे क्योंकि माइकल ने देखा कि उनमें से कई जोर से चिल्ला रहे हैं। उनमें से ज्यादातर माइकल से दूर भाग गए, रॉकेट की तरह जमीन से जहाज की ओर भागे। इस बीच
कुछ सैनिक अभी भी 1 इंच भी हिले बिना माइकल को घूर रहे थे। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आओ! कुछ सैनिकों ने माइकल को घेरने वालों पर चिल्लाया। उन्हें माइकल को पकड़ने से ज्यादा अपनी जान की परवाह थी। आखिरकार वे 1000 की संख्या में आए थे और उनमें से केवल 50 या 60 ही हमले में बच पाए। श्वेत मृत्यु ने अकेले ही उनमें से अधिकांश को मिटा दिया। श्वेत मृत्यु ने उन सभी हजारों को मार डाला होता अगर उनके जादूगर न होते। मैं इस आदमी को पकड़ रहा हूं और अपने भाइयों का बदला ले रहा हूं। धीरे चलो दोस्तों, माइकल ने अपने कंधे को दबाया, अपने कंधे को ठीक करने के लिए खुद को तैयार करते हुए, क्योंकि उसे लड़ाई के बिना कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। जो सैनिक हवाई जहाज़ों पर उतरे, उन्होंने जल्दी से उन लोगों के लिए रस्सियां फेंकी जो उड़ नहीं सकते थे। फिर जहाज़ आसमान में मंडराते हुए बचे हुए लोगों को लेने के लिए इंतजार कर रहे थे। चलो चलें, एक सैनिक दूसरे पर चिल्लाया। चलो यहाँ से निकल जाएं इससे पहले कि वे आएं। नहीं, ये जहाज़ हैं, उनके खिलाफ टिकने के लिए बनाया गया है। वे उन्हें नष्ट नहीं कर सकते। माइकल को इस बारे में कोई सुराग नहीं था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। हालांकि एक बात पक्की थी, जो सैनिकों का कत्लेआम करते हैं वे जहाज़ों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कम से कम माइकल ने सैनिकों से यही सुना। हालांकि जैसे जैसे आसमान काला होता गया, अचानक गड़गड़ाहट की आवाज़ पूरे इलाके में फैल गई। हवा भेड़िए की तरह चिल्ला रही थी और बिजली की चमक उनकी आंखों के सामने चमक रही थी। शिट शिट शिट, वह यहाँ है। जिन सैनिकों ने माइकल को हिम्मत से पकड़ने की कोशिश की, उन्होंने अपनी इच्छाशक्ति पूरी तरह खो दी। धमाका! जब पूरे युद्ध क्षेत्र में एक और गड़गड़ाहट गूंजी तो उन्होंने अपने हाथों में तलवारें और भाले गिरा दिए। माइकल ने ऊपर देखा तो पाया कि उसके वस्त्र आसमान में काले बादल छा रहे थे। उनके आसपास का वातावरण भयावह रूप से और भी काला हो गया और पूरे इलाके में बिजली चमकने लगी। धमाका! अचानक जब सैनिक पीछे मुड़ने और भागने वाले थे तो दोनों जहाज़ों के बीच जमीन पर बिजली की एक मोटी काली चमक गिरी। माइकल सहित हर कोई चमकीली चमक के कारण अपनी आंखें बंद करने से खुद को रोक नहीं सका। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो माइकल ने देखा कि बिजली गिरने वाली जगह पर एक युवक खड़ा था, जो काले कवच से सुसज्जित था और अपने सिर को लबादे से ढक रहा था। बिना किसी संदेह के माइकल जानता था कि वह वही युवक था जिसे उसने उत्कीर्ण में और आकाश में छाया क्षेत्र में एक सिलहूट के रूप में देखा था। ये वही है। भगवान! नहीं 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 नहीं! जब वह प्रकट हुआ तो सैनिकों में अफरा तफरी मच गई और उसे घेरने वाले सैनिक डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। वूश! जैसे ही जहाज़ों के ऊपर मौजूद सैनिकों ने उसे देखा, वे चीख पड़े और दोनों जहाज चलने लगे। उसके बाद उन्होंने जमीन पर मौजूद सैनिकों का इंतजार करने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि काले लबादे वाले युवक ने दोनों हाथों से रस्सियों को पकड़ लिया। जब जहाज धीरे धीरे विपरीत दिशाओं में चले गए तो जहाज कांपने लगे, जबकि युवक ने रस्सियों को अपनी मुट्ठी में लपेटा और उन्हें करीब खींचने लगा। ये दृश्य देखकर माइकल ने अपनी भौहें उठाईं। कचक! चूंकि सैनिकों का ध्यान उस आदमी पर था, माइकल ने अपने दांत पीस लिए और अपने कंधे को झटका दिया। माइकल ने भयभीत सैनिक को हिलाया। डॉन! सिपाही हकलाया। तो वह डॉन है। माइकल ने कंधे को छोड़ दिया और अपनी नज़र वापस डॉन पर घुमाई। जब वह छाया क्षेत्र में था तो राक्षसी आवाज ने डॉन नाम चिल्लाया। डॉन ने रस्सियों को और करीब खींचते हुए गरजने वाले बादल गरजे। डॉन को अपनी कच्ची ताकत से दो जहाज़ों को एक साथ खींचते हुए देखकर माइकल की मांसपेशियों में दर्द होने लगा। डॉन की भुजाएं कांप उठीं जब उसने अपना सिर ऊपर की ओर किया। तभी उसके सिर को ढंकने वाला लबादा नीचे खिसक गया और माइकल को उसका चेहरा दिखाई दिया। डॉन राइज ऑफ द लीजेंडरी एम्परर का एमसी है। उसके काले बाल उसकी निचली गर्दन को छूने के लिए बस इतने लंबे थे और हवा में लहरा रहे थे। माइकल डॉन की बाइसेप्स को अपने काले कवच को फाड़ने के लिए चिल्लाते हुए देख सकता था, जो कि कैवलर जैसी सामग्री से बना हुआ लग रहा था। डॉन सबसे सुंदर नहीं था, बल्कि अगले दरवाजे वाले लड़के से अलग नहीं दिख रहा था। हालांकि उसके पास एक निश्चित अवर्णनीय आभा थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। इंच दर इंच डॉन ने दो जहाज़ों को एक साथ खींचा, जबकि जहाज़ों के ऊपर के सैनिकों ने रस्सियों को काटने की कोशिश की। कम से कम सैनिकों ने यही करने की कोशिश की इससे पहले कि डॉन ने लबादे खींचे दो जहाज़ों को हिला दिया। माइकल ने आखिरकार डॉन को बोलते हुए सुना और उसकी आवाज़ छाया क्षेत्र की तुलना में अधिक प्रभावशाली और स्टील की तरह कठोर लग रही थी। हैं? डॉन ने जहाज़ों को करीब खींचा। जा रहे हैं। माइकल ने देखा कि जहाज़ इंच दर इंच एक दूसरे के करीब आ रहे थे, साथ ही जहाज़ों से धुआं निकल रहा था। कहीं नहीं। धमाका! अंत में जहाज़ अचानक एक दूसरे से टकरा गए और टुकड़ों में फट गए। विस्फोट ने उदास खेत को एक छोटे सूरज की तरह रोशन कर दिया और विस्फोट की शक्ति पूरे खेत में फैल गई। लाशों, टूटी हुई घेराबंदी मशीनों और जमीन पर मौजूद हर चीज को नष्ट कर दिया। अध्याय 552 डॉन बनाम छाया क्षेत्र राक्षस। विस्फोटित जहाज जमीन पर गिरे और एक और मशरूम बादल विस्फोट हुआ।
माइकल को बल द्वारा उड़ा दिया गया और वह तूफान में लंगर के बिना पतंग की तरह कम से कम 10 मीटर तक उड़ने के बाद कीचड़ पर उतरा। माइकल ने अपने शरीर के हर एक हिस्से में दर्द महसूस करते हुए गुर्राया। उसने खुद को उपचार औषधि का इंजेक्शन लगाया, लेकिन इससे उसका शरीर बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। मुझे इस जगह से नफरत है। अब माइकल को एहसास हुआ कि हंटर ने क्यों कहा कि यह ब्रह्मांड उन सभी में सबसे खतरनाक है। अपने शरीर के साथ इस ब्रह्मांड में होने से वह सुरक्षित हो गया। केवल अगर उसके पास आग ऊर्जा या आकाशीय ऊर्जा तक पहुंच होती तो वह इस जगह से कम नफरत कर सकता था। खुद को जमीन से उठाने के बाद माइकल अपने बगल में टूटे हुए ट्रेबुचेट पर झुक गया और कुछ गहरी सांसें लीं। धमाका! एक बार फिर पूरे क्षेत्र में एक जोरदार विस्फोट हुआ, लेकिन सौभाग्य से इसने पहले की तुलना में कम बल पैदा किया। फिर भी विस्फोट वहीं हुआ जहां डॉन खड़ा था। यदि कोई सामान्य मनुष्य विस्फोट में फंस जाता तो वह लाखों वर्षों में भी जीवित नहीं बचता। हालांकि माइकल जानता था कि डॉन कोई सामान्य मनुष्य नहीं था। आखिरकार उसने डॉन को अपनी कच्ची ताकत से आसमान से 2 फ्रिगेट आकार के जहाज़ों को नीचे गिराते देखा था। हालांकि डॉन ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए युद्ध ऊर्जा का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था, भले ही उसकी नसों में युद्ध ऊर्जा बह रही हो। इसके बजाय जहाज़ों को नीचे लाने के लिए बहुत अधिक कच्ची शक्ति की आवश्यकता होती थी। माइकल ने जहाज़ों को अंदर से ही नष्ट करना चुना होता, लेकिन कुछ ने उसे बताया कि डॉन के पास कोई विकल्प नहीं था। जो लोग बच गए वे सभी विस्फोट में मर गए और बाकी जो जहाज़ पर नहीं चढ़ पाए वे खेत के मैदान में बिना 1 इंच भी हिले डुले पड़े रहे। आग ने उनमें से कई को जला दिया और माइकल को संदेह था कि वे अधिक समय तक जीवित रह पाएंगे। वह उनकी परवाह नहीं कर सकता था। उन सैनिकों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, इसलिए माइकल को सैनिकों पर कोई दया नहीं आई। इसके बजाय माइकल ने खेत के मैदान के चारों ओर देखा और अपनी नज़र उस भड़की हुई आग से हटा ली जहां डॉन खड़ा था। अगर माइकल के पास अपनी शक्तियां होती तो वह आग में चला जाता। अगर वह अब भड़की हुई गर्म लपटों के पास जाने की कोशिश करता तो वह मोमबत्ती की तरह पिघल जाता। विस्फोट स्थल से कई मीटर दूर खड़े होने पर भी उसे पसीना आ रहा था, मानो वह भट्टी के अंदर हो। जब वह भारी सांस ले रहा था, माइकल ने दूर से तूफानी बादलों की गड़गड़ाहट सुनी। हैरानी की बात यह है कि गड़गड़ाहट माइकल के बहुत करीब से सुनाई दी। उसने जल्दी से ऊपर देखा क्योंकि उसे लगा कि आवाज़ उसके ऊपर से आ रही है। जिस क्षण उसने आकाश को देखा उसे अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। उस समय आकाश में एक भंवर दिखाई दिया और माइकल ने राक्षस को भंवर से झांकते हुए देखा। हे भगवान! माइकल ने चिल्लाते हुए कहा और वह पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। उसके दिमाग ने उसे किसी और के आने और उसे बचाने का इंतजार करने के बजाय लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा। इसलिए माइकल ने कुछ खोजने के लिए इधर उधर देखा। चूंकि उसने आग ऊर्जा खो दी थी, इसलिए ये संदिग्ध था कि राक्षस के पास अभी भी लड़ने के लिए कोई आग ऊर्जा होगी। राक्षस के पास उसके ऊपर एकमात्र लाभ उसका बेहतर आकार था। अगर वह अपने बगल में टूटे हुए ट्रेबुचेट की मरम्मत कर सकता था तो वह मंत्रों का उपयोग किए बिना उससे लड़ सकता था। ट्रेबुचेट की टूटी हुई चरखी प्रणाली की ओर लंगड़ाते हुए माइकल ने सोचा कि राक्षस छाया क्षेत्र से यहाँ तक कैसे यात्रा कर सकता है। सच कहूं तो माइकल को लगता था कि सिर्फ वही लोगों के बीच यात्रा कर सकता है, लेकिन जब राक्षस आकाश में भंवर से रेंगता हुआ आया तो वह गलत साबित हुआ। राक्षस का सिर बाहर था और वह भंवर से अपने शरीर के बाकी हिस्सों को निचोड़ रहा था। जब वह निचोड़ रहा था, राक्षस ने अपनी बड़ी आंखों से माइकल को देखा। नतीजतन राक्षस शुद्ध घृणा और क्रोध से चिल्लाया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? माइकल ने राक्षस को अपनी मध्यमा उंगली दिखाई और जमीन से कुछ टूटे हुए तख्तों के साथ साथ कुछ धातु के टुकड़े भी उठाए। राक्षस जितना हो सके उतनी जोर से चिल्लाया और उसकी दहाड़ गड़गड़ाहट की आवाज़ से भी ज्यादा तेज थी। माइकल ने जल्दी से अपना शब्द बोला क्योंकि राक्षस अपनी बीच वाली उंगली दिखाने के बाद और भी ज्यादा नाराज लग रहा था। सिस्टम, तुम कहाँ हो? उसने सिस्टम को बुलाने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर उसे सिस्टम से कोई जवाब नहीं मिला। पिछली बार जब सिस्टम ऑफलाइन हुआ था तब उसने ओमेगा के बारे में कुछ चिल्लाया था, इसलिए माइके ने सोचा कि क्या सिस्टम की अनुत्तरदायिता ओमेगा से संबंधित थी। माइकल ने पूरी तरह से सिस्टम को दोष नहीं दिया क्योंकि वह जानता था कि सिस्टम बिना किसी कारण के अचानक ऑफलाइन नहीं हो सकता। फिर भी वह राक्षस द्वारा उसे मारने के लिए आने से नाराज था और उसके पास दोष देने के लिए कोई नहीं था। इंच दर इंच राक्षस भंवर से बाहर रेंगता हुआ आया, लेकिन अचानक राक्षस चिल्लाया क्योंकि वह भंवर से बाहर निकल गया, आखिरकार बाहर आ गया। राक्षस आसमान से गिरने लगा। माइकल की इच्छा थी कि राक्षस के पैर टूट जाएं या जमीन पर गिरते ही मर जाए। हालांकि राक्षस का बेहतर आकार उसे तुरंत मरने से बचा लेगा। इसके अलावा माइकल के विपरीत राक्षस कम ऊंचाई से गिर रहा था। माइकल ट्रेबुचेट को ठीक करने के लिए दौड़ा। केवल एक चीज जो उसे राक्षस से बचा सकती थी वह थी ट्रेबुचेट।
दिल की गहराई में उसे उम्मीद थी कि डॉन आग से बाहर आ जाएगा, लेकिन जब माइकल ने अपने कंधे पर देखा तो उसने देखा कि कोई भी आग से बाहर नहीं निकल रहा है। धमाका! अंत में राक्षस जमीन पर उतरा और एक बड़े गड्ढे जैसे उल्का का निर्माण किया। माइकल बिना पलक झपकाए गड्ढे को देखने लगा। भंवर के आकाश से गायब होने के बाद उसने सीटी बजती हवा और गड़गड़ाहट के अलावा कोई आवाज नहीं सुनी। हालांकि जल्द ही माइकल ने राक्षस का हाथ देखा, क्योंकि राक्षस टोकरे से बाहर चढ़ गया। राक्षस 16 फीट लंबा और कई फीट चौड़ा था। फिर माइकल के साथ अपनी आंखें मिलाते हुए राक्षस ने सांस छोड़ी, अपने नथुने से धुएं का एक झोंका छोड़ा। राक्षस ने धीरे से अपना हाथ उठाया, अपनी उंगली माइकल की ओर इशारा करते हुए। अरे, मैंने क्या किया? माइकल ने अपनी किस्मत को कोसा। मुझे आग की ज़रूरत है। अपने आविष्कारक कौशल के लिए धन्यवाद। माइकल ने ट्रेबुचेट को ठीक करने का एक तरीका ढूंढ लिया जो उसके पास था, कुछ तख्त, धातु के टुकड़े और कुछ टॉम कपड़े। दुर्भाग्य से उसे आग की ज़रूरत थी, लेकिन वह अपनी अंधेरी लपटों को नहीं बुला सका। इस बीच राक्षस गुर्राते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। राक्षस के हर कदम से कंपन पैदा होता था और भयानक तेज आवाज़ें निकलती थीं। माइकल ने आग की लपटों को खोजने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन युद्ध के मैदान में आग का सिर्फ एक स्रोत था, वह जगह जहां डॉन ने 2 जहाज़ों को उतारा था। अच्छा, भाड़ में जाए। माइकल ने अपने हाथ में रखे तख्तों और धातु के टुकड़ों को ज़मीन पर फेंक दिया और आग की ओर भागने लगा। उसे उम्मीद थी कि उसके कपड़े उसे आग से बचा लेंगे, और अगर वह जल भी गया तो अपने ब्रह्मांड में वापस लौटने पर वह खुद को ठीक कर सकता था। राक्षस ने देखा कि माइकल लंगड़ाते हुए आग की ओर बढ़ रहा है और उसने अपने कदम तेज कर दिए। राक्षस ने कुछ सेकंड में उनके बीच 100 मीटर की दूरी कम कर दी और जल्द ही वह माइकल से हाथ मिलाने की दूरी पर पहुंच गया। धमाका! हालांकि जब राक्षस ने माइकल को पकड़ने की कोशिश की तो राक्षस टूटे हुए हवाई जहाज की तरह नीचे गिरने से पहले अजीब तरह से वापस उड़ गया। माइकल ने राहत की सांस ली और उसने अपने कंधे पर देखा कि एक वस्तु हवा में उड़ रही थी। माइकल ने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दिमाग में जो कुछ हुआ था उसे फिर से दोहराया। राक्षस उसका पीछा कर रहा था और आग से कुछ आया और राक्षस की छाती पर लगा, जिससे वह उड़ गया। उसने फिर से दृश्यों को दोहराया ताकि याद कर सके कि राक्षस को क्या लगा। एक युद्ध हथौड़ा। माइकल ने एक नुकीले सिर और एक कुंद सिर के साथ एक युद्ध हथौड़ा का एक अस्पष्ट आकार देखा। इसे काले रंग से रंगा गया था और सुनहरे रंग के रन से सजाया गया था। राक्षस दूर से चिल्लाया। वह खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन आखिरकार वह खड़ा हो गया। अचानक माइकल ने एक सरसराहट की आवाज़ सुनी। जब उसने अपनी नज़र आग की ओर घुमाई और देखा कि डॉन अपने हाथों में वॉरहैमर के साथ शांत भाव से आग से बाहर निकल रहा है। धातु को मोमबत्ती की तरह पिघलाने वाली उग्र गर्म लौ ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। वह शांत भाव से आग के बीच से चला गया। वह बदसूरत चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है। ये डॉन के माइकल से पहले शब्द थे। माइकल के सिर हिलाने से पहले उसने एक काले धनुष को देखा जो सीधे किसी माइम या गेम से निकाला हुआ लग रहा था। थप! डॉन ने अपना धनुष उठाते हुए वॉरहैमर नीचे रख दिया। अपनी कलाई के एक और झटके से डॉन ने 6 काले तीर निकाले और उन्हें धनुष की डोरी पर फेंक दिया, जिससे माइकल हैरान रह गया। सबसे पहले डॉन धनुष और तीर चलाने वाले व्यक्ति की तरह नहीं दिख रहा था। दूसरे, गया भी एक ही समय में केवल 3 तीर ही चला सकता था। लेकिन डॉन ने धनुष की डोरी पर 6 तीर लगाए और उन्हें वापस खींच लिया। डॉन ने तब तक इंतजार किया जब तक राक्षस उनकी ओर कुछ कदम नहीं बढ़ा देता, और जब उसने अपना 5वां कदम रखा तो डॉन ने तीर छोड़ दिए। जैसे ही तीर धनुष से छूटे, उन्होंने एक झटका देने वाली लहर पैदा की जिसने माइकल को एक कदम पीछे धकेल दिया। इसके अलावा तीरों ने एक जोरदार धमाका किया, जैसे डॉन ने अभी अभी बंदूक चलाई हो। धमाका! 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 माइकल ने खेत के मैदान में जोरदार विस्फोटों की आवाज़ सुनी। जैसे ही उसने देखा कि राक्षस के शरीर के अंग सिर से पैर तक लाल धुंध में एक सीधी रेखा में फट रहे थे। माइकल ने राहत की सांस ली जब तीरों ने राक्षस को टुकड़ों में चकनाचूर कर दिया। एक भयानक राक्षस को मारने के बाद भी डॉन के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा। धनुष और वॉरहैमर हवा में गायब हो गए जैसे ही उसने अपनी नज़र माइकल की ओर घुमाई। चलो घोस्ट, हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। माइकल डॉन को देखकर दंग रह गया, क्योंकि बाद में माइकल को हंटर की तरह ही उसके नाम से पुकारा गया। बिल्ली! माइकल ने डॉन के कान में एक मंद चमक देखी। हमें एवरलाइट में वापस टेलीपोर्ट करें। माइकल ने महसूस किया कि उसके आसपास की हवा ठंडी हो रही थी और उसकी दृष्टि पलक झपकते ही धुंधली हो गई। एवरलाइट में आपका स्वागत है। माइकल ने पीछे से एक मधुर मधुर आवाज़ सुनी। अध्याय 553। एवरलाइट का महल। इस समय माइकल अंतहीन धान के खेतों के बीच एक पत्थर की सड़क पर खड़ा था। खेत 2 सुनहरी चादरों की तरह लग रहे थे जो जमीन को ढक रही थीं। वह जहां था वहां से बहुत दूर एक और खेत देख सकता था। मनुष्यों के बजाय धान के खेतों में सभी जातियां काम कर रही थीं।
वह बौनों, कल्पित बौनों, ओर्क्स, जानवरों और मनुष्यों को एक साथ काम करते देखकर आश्चर्यचकित था और उनके चेहरों पर मुस्कान देखकर वह बता सकता था कि वे खुशमिजाज लोग थे। सच कहूं तो माइकल दंग रह गया। उसके आसपास का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। धान की मीठी महक और हवा में नाचते खेतों की आवाज़ ने उसकी आत्मा को सुकून दिया। जब उसने पीछे से एक मधुर आवाज़ सुनी तो उसका क्षणिक आनंद अचानक खत्म हो गया। तभी माइकल को एहसास हुआ कि डॉन वहां नहीं था। वह धीरे से मुड़ा, लेकिन उसके सामने खड़ी योगिनी को देखकर दंग रह गया। वह सुंदर थी? नहीं, वह एक परी थी। उसके सुनहरे बालों ने सुनहरे धान के खेतों को उसकी तुलना में फीका कर दिया। यह उसके कंधे के चारों ओर नाच रहा था, जबकि उसकी भूरी आंखें उत्सुकता से माइकल को घूर रही थीं। वह माइकल द्वारा देखी गई सभी लड़कियों में सबसे सुंदर लड़की थी। उसकी सुंदरता की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, यहाँ तक कि गया या लैला भी नहीं। सुंदरता के मामले में एल्फ एक अलग ही दायरे में थी। माइकल ने पहले कभी इस तरह से अवाक महसूस नहीं किया था। उसकी चिकनी त्वचा उसके परफेक्ट ऑवरग्लास फिगर के साथ मिलकर उसे चकित कर रही थी। उसने जो पन्ना हरा लबादा पहना हुआ था वह उसके लंबे राजसी शरीर के साथ पूरी तरह से मेल खा रहा था। तुम शायद दूसरी दुनिया की हो, उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जिससे माइकल का दिल धड़कने लगा। लेकिन माइकल जल्दी ही सुंदरता से मंत्रमुग्ध होने से बाहर आ गया। दूसरी दुनिया की? माइकल ने पूछा। मेरे शिष्टाचार कहाँ हैं? मैं अमरील कैमरून हूँ और तुम? उसने उत्सुकता से पलकें झपकाईं। होगी घोस्ट एकमात्र। माइकल मुस्कुराया, ये जानते हुए कि उसकी पहचान छिपाने का कोई मतलब नहीं था जब वह स्पष्ट रूप से उसके बारे में जानती थी। माइकल का ध्यान अमेरिल और उसकी खूबसूरती पर था, इसलिए उसका दिमाग क्षितिज पर मौजूद राजसी महल को नहीं समझ पाया। महल की मीनारें बादलों से बहुत ऊपर थीं, जबकि महल के पीछे का शानदार झरना आसमान को महल के पार एक खूबसूरत इंद्रधनुष बनाने में मदद कर रहा था। नज़ारा किसी परी कथा की किताब से बिल्कुल अलग लग रहा था। माइकल ने अपने जीवन में कभी इतना बड़ा महल नहीं देखा था। अनगिनत गोल मीनारें महल के चारों ओर एक सुरक्षात्मक अवरोध का निर्माण करती थीं और वे सभी भूरे पत्थर से बनी निचली मोटी दीवारों से जुड़ी हुई थीं। मीनारों की तरह दीवारों में यहाँ वहाँ बिखरी हुई अनगिनत खिड़कियाँ, साथ ही तीरंदाजों और तोपखाने के लिए असममित क्रेनेलेशन। एवरलाइट के महल की तुलना में गार्जियन मुख्यालय एक जर्जर घर जैसा दिखता था। खेतों में काम कर रहे किसानों ने गेट की ओर चलते हुए अमरील की ओर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाए। महल के मैदान की सुरक्षा बड़े धातु के दरवाजों, एक नियमित पुल और बड़ी क्रेनेलेशन से की गई थी। जब वे महल के गेट की ओर बढ़ रहे थे, माइकल ने देखा कि एल्विन और मानव लड़कियों का एक समूह उनके पास फूलों से भरी बाल्टियां लेकर आ रहा है। जब उन्होंने माइकल को देखा तो उन्होंने गपशप करना बंद कर दिया और बिना पलक झपकाए उसे घूरते रहे। लेडी अमरील, उन्होंने जल्दी से झुककर अमरील का अभिवादन किया। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब नाइट और डॉन आसपास न हो तो मुझे अमरील कहो? जब अमरील ने देखा कि उनमें से कुछ की निगाहें माइकल पर थीं, तो उन्होंने अनिच्छा से मुस्कुराहट दी। समूह की हर लड़की माइकल की दुनिया की सबसे सुंदरियों से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त सुंदर थी। लेडी अमरील, कल्पित बौनों में से एक ने माइकल की ओर एक नज़र डाली। वह हमारा मेहमान है, इसलिए अच्छा व्यवहार करो। ओह, लड़कियों ने मुंह बनाया क्योंकि अमरील और माइकल गेट की ओर अपनी यात्रा जारी रखते थे। मैं तुम्हें कैसे संबोधित करूं? लड़कियों के उनके पास से गुजरने के बाद माइकल ने अमरील से पूछा। अमरील बढ़िया काम करती है। चूंकि तुम इस दुनिया से नहीं हो, इसलिए तुम्हारे लिए मुझे लेडी अमरील कहना अजीब होगा। इसके अलावा कौन जानता है कि तुम अपनी दुनिया में क्या हो? अरे, तुम तो राजा भी हो सकती हो। माइकल को यह स्पष्ट था कि एल्फ चैटी कहती थी। वह बिना रुके बोलती रही और माइकल समझ सकता था कि उसके मन में उससे पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं। अन्यथा वह अपनी आंखों के कोने में उसे इतनी बार नहीं देखती। निश्चिंत रहो, मैं कोई राजा नहीं हूँ। क्या तुम मेरे नाम के अलावा मेरे बारे में कुछ जानते हो? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? और कैसे? नाइट ने मुझे बताया। वास्तव में वे कुछ समय से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अमरील ने माइकल को आश्चर्यचकित किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि तुम युद्ध के मैदान के बीच में दिखाई दिए। वैसे भी वहाँ क्या हुआ? डॉन इतनी आसानी से अपना प्रशिक्षण मैदान नहीं छोड़ेगा। अरोरा को तुमसे मिलने के लिए कहने के बजाय वह खुद वहाँ गया। तुम उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगे। वह कहाँ है? माइकल ने पूछा। नाइट के साथ होगा या अरोरा को वापस लाने गया होगा। डॉन को ये पसंद नहीं है जब अरोरा हत्या की होड़ में शामिल हो जाता है। अमरील ने आह भरी। हत्या की होड़? क्या वे सभी लोग एक ही व्यक्ति द्वारा मारे गए थे? माइकल चौंक गया क्योंकि डरे हुए सैनिक भी आत्मशोधन चरण पर थे। युद्ध का मैदान शवों से अटा पड़ा था और माइकल ने कम से कम सैकड़ों शव देखे। यदि वे सभी एक ही व्यक्ति द्वारा मारे गए होते तो वे कम से कम फ्यूजन चरण या अर्धअमर चरण में होते। अमरील से बात करते समय माइकल ने महल के द्वार पर 2 पहरेदारों को देखा। वे सिर से पैर तक पूरी तरह से काले धातु के कवच में थे।
आश्चर्यजनक रूप से वे सभी एक कैप पहने हुए थे जो केवल एक कपड़े से अधिक लग रहा था। अमरील और माइकल को गेट के पास आते हुए देखकर काले बख्तरबंद सैनिकों ने महल के मैदान को प्रकट करने के लिए द्वार खोल दिए। जैसा कि माइकल ने उम्मीद की थी, महल का मैदान कलात्मक और बेहद खूबसूरत था। साफ सुथरे घास के मैदान, हवा में नाचते रंग बिरंगे फूल, पानी छिड़कते फव्वारे और उनके ऊपर इंद्रधनुष, हर्षित हंसी और ठहाकों की आवाज़, सब कुछ माइकल के दिमाग में एक तस्वीर बनाने के लिए विलीन हो गया। लेडी अमरील, गार्ड ने सिर झुकाया जबकि माइकल उन्हें घूर रहा था। तुरंत ही वह गार्डों से दंग रह गया। कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज लेवल 10, उनमें से हर कोई कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज 10 पर था। अगर अमरील की शक्ति कोर फॉर्मेशन स्टेज पर नहीं होती तो माइकल अपना दिमाग खो देता। उस जगह का हर एक व्यक्ति इतना ओपी लग रहा था। अब माइकल को समझ में आया कि हंटर ने माइकल को इस ब्रह्मांड के बारे में क्यों चेतावनी दी थी। जैसे ही माइकल अमरील के पीछे महल के मैदान में गया, कई लोगों ने माइकल की ओर देखा। क्या यह महामहिम है? नहीं, यह नहीं है। वह हमारे महामहिम की तरह दिखता है। महामहिम का कोई मित्र होगा। देखो उसने कैसे कपड़े पहने हैं, लेकिन वह दोस्ताना दिखता है। अपने आसपास की बातचीत सुनकर अमरील खिलखिला उठी। तुम वाकई डॉन की तरह दिखते हो। पूरी तरह काले कपड़े पहने और 2 तलवारें लिए हुए अमरील सिंहासन कक्ष की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ी और माइकल से कहा, लेकिन तुम हमारे डॉन के विपरीत ज्यादा मुस्कुराते हुए लग रहे थे। डॉन को मुस्कुराते हुए देखने की तुलना में तुम्हारे पास पश्चिम में सूर्योदय देखने का बेहतर मौका है। अमरील ने बात करते हुए खुद को नहीं रोका। सच कहूं तो माइकल को वह लड़की पसंद आई। वह बहुत शुद्ध और नेकदिल लग रही थी। उसे उससे कोई बुरा कंपन महसूस नहीं हुआ। मैं डॉन से कब मिल सकता हूँ? माइकल ने उसके साथ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पूछा। जल्द ही, लेकिन पहले हमने तुम्हारे लिए एक दावत की योजना बनाई है। तो तुम खाओगे और हमारे एवरलाइट आतिथ्य का आनंद लोगे। फिर तुम लड़के जो चाहो खेल सकते हो। सच कहूं तो माइकल को भूख लगी थी और हवा में कुछ स्वादिष्ट गंध आ रही थी। चूंकि उसके पास ब्रह्मांड में कोई आग ऊर्जा नहीं थी, इसलिए उसे भूख और थकावट महसूस हुई। इसलिए माइकल कुछ खाना चाहता था और अपनी ताकत वापस पाना चाहता था। कौन जानता है कि सिस्टम कब ऑनलाइन होगा और वह छाया क्षेत्र में वापस जाएगा। इसके अलावा जब वह अन्य ब्रह्मांडों में गया था, उससे अलग वह डॉन के ब्रह्मांड में अपने भौतिक रूप में था। इसलिए वह इस यात्रा का अधिकतम लाभ उठाना चाहता था। तो अगर आपको बुरा न लगे तो पूछिए, क्या आपके यहाँ पंखों वाला कोई शेर है? जैसे ही अमरील ने माइकल की बात सुनी, उसने सीढ़ियाँ चढ़ना बंद कर दिया और मधुर हंसी में फूट पड़ी। हा 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 हा, माइकल ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं जब अमरील ने उसे चंचलता से कंधे पर मुक्का मारा। पंखों वाला शेर, हे। मैंने बहुत दिनों से किसी को नाइट पंखों वाला शेर कहते नहीं सुना। आखिरकार अमरील ने हंसना बंद कर दिया और सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दिया। तुम जल्द ही उससे मिलोगे। वह अभी वालेंसिया के राजा को मारने के लिए निकला है। वह दोपहर के भोजन के लिए घर आएगा, उसने इतनी सहजता से कहा जैसे कि राजा को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। माइकल के लिए भी राजा को मारना उसके लिए अवांछित जोखिम और खतरे लेकर आएगा। फिर भी डॉन के इन लोगों को धमकियों की कोई परवाह नहीं थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वे सभी बहुत ओपी थे। आखिरकार जब माइकल लगभग 50 सीढ़ियां चढ़ गया तो उसका राजसी सिंहासन कक्ष ने स्वागत किया। 6 बेसल स्तंभों में से प्रत्येक को घेरने वाली चमकदार अंगीठी सिंहासन कक्ष के हर हिस्से को रोशन कर रही थी, जिससे छायाएं वहां खेल सकती थीं और नृत्य कर सकती थीं जहां प्रकाश नहीं पहुंच सकता था। परतदार छत पर लगे बड़े दर्पण टिमटिमाती रोशनी में नाच रहे थे। उसी समय डॉन और नाइट की मूर्तियां इस भव्य हॉल के भूरे लकड़ी के फर्श पर नीचे देख रही थीं। सिंहासन से कुछ मीटर पहले एक सफ़ेद गलीचा नीचे चला गया, जबकि सुनहरे गुच्छों वाले रिबन बैनर दीवारों से धीरे धीरे लटक रहे थे। प्रत्येक बैनर के बीच एक लालटेन लटका हुआ था। वे सभी जलाए गए थे और पूरी तरह से रोशन थे। उनके नीचे विभिन्न व्यक्तियों के मोज़ाइक हैं। प्राचीन किंवदंतियों को दर्शाती विशाल रंगीन कांच की खिड़कियां काले पर्दे से छिपी हुई थीं क्योंकि पर्दे प्रभावशाली सुईवक और गहनों से सजे हुए थे। सिंहासन कक्ष के अंत में डॉन का सिंहासन एक ऊंचे मंच पर राजसी ढंग से बैठा था, जो नीचे की ओर देख रहा था। सिंहासन कई ड्रैगन की तरह लग रहा था जो एक दूसरे के चारों ओर कुंडली मार रहे थे, जो दुनिया पर शासन करने के लिए एक प्रभावशाली सिंहासन बना रहे थे। सिंहासन एक युद्ध कुल्हाड़ी पकड़े हुए एक बौने की मूर्ति के नीचे बैठा था। यह एवरलाइट के संस्थापक सदस्यों के लिए कई बड़े लेकिन बहुत कम अलंकृत सिंहासनों से सटा हुआ था। सिंहासन बनावट स्तरित चिन्हों से ढका हुआ था और प्रत्येक सुरुचिपूर्ण आर्मरेस्ट पर एक ड्रैगन का रत्न जड़ित सिर तय किया गया था। हल्के तकिए गहरे रंग के वर्डीग्रिस थे, जिन्हें अलंकृत पंखों से भी सजाया गया था। जो लोग डॉन को देखना चाहते थे वे कई हल्की रोशनी वाली लकड़ी की बेंचों पर बैठकर ऐसा कर सकते थे, जो सभी सिंहासनों के सामने थीं। वह छोटा सा बच्चा कहाँ है? जब वे दोनों शांत सिंहासन कक्ष में कदम रखते हैं तो अमरील चारों ओर देखता है।
बू अचानक माइकल को पीछे से सरसराहट महसूस होती है क्योंकि उसकी सहज प्रवृत्ति काम करती है। पलक झपकते ही माइकल ने अपनी तलवार निकाली और घूम गया। हालांकि जैसे ही माइके अपनी दो तलवारों के साथ घूमा, उसके हाथ रुक गए क्योंकि एक किशोरी लड़की अपने चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान के साथ हवा में तैर रही थी। क्या मैंने तुम्हें चौंका दिया? लड़की ने एक चंचल अभिमानी मुस्कान के साथ अपना सिर झुकाया क्योंकि अमरील माइकल की ओर बढ़ी। कैटाली, तुम्हें लोगों को इस तरह से नहीं डराना चाहिए। अध्याय 554, एक पौराणिक वस्तु प्राप्त करना। माइकल ने लड़की की गर्दन से अपनी तलवारें उतारी और उन्हें वापस म्यान में रख लिया। वह वास्तव में लड़की को अजाजेल की भूतिया अवस्था से मिलते जुलते देखकर काफी हैरान था। लेकिन माइकल को लड़की की शक्ति ने चौंका दिया। अगर वह उसकी दुनिया में होती तो वह आधी अमर अवस्था में होती। मैं बस ये देखना चाहती थी कि हमारी दूसरी दुनिया की दोस्त कैसी है, कैटली ने मुस्कुराते हुए कहा। भूत, ये कैटली है। कैटली लिज लेविट। भूत, तो ये सच है। लड़की की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ क्या हो रहा है? माइकल ने भौहें सिकोड़ीं। वह गुप्त संदेशों से तंग आ चुका था और जानना चाहता था कि ये लोग उसे कैसे जानते हैं। मेरे पीछे आओ, कैटली ने सिर हिलाया। फिर वह दूर चली गई, उसे सिंहासन के पीछे के दरवाजे की ओर ले गई। माइकल कैटली के पीछे पीछे चला गया जबकि अमरील उसके बगल में चल रहा था। मेरे पिता, जिन्होंने इस महल का निर्माण किया था, ने मुझे हर कमरे का नियंत्रण दिया, सिवाय। कैटली ने एक पल के लिए रुककर अपना हाथ हिलाया। फिर धातु का दरवाजा धीरे धीरे खुला, जिससे चमकदार रोशनी वाला गलियारा दिखाई दिया और वे अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। महल के दूर के छोर पर एक कमरे को छोड़कर कैटली ने माइकल के सामने तैरते हुए कहा। जब तक अंकल केन एवरलाइट पर नहीं पहुंचे, मुझे नहीं पता था कि कमरे के अंदर क्या है। कमरे के अंदर क्या है? माइकल पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। अप्रत्याशित रूप से कैटली ने अपना सिर हिलाया। कोई नहीं जानता। अंकल केन ने अभी अभी हमें बताया कि दरवाज़ा सिर्फ एक ही खोल सकता है, तुम। माइकल ने सांस छोड़ी क्योंकि वह उनसे चौंक कर थक चुका था। वह चुपचाप उसके पीछे चला गया, डॉन के ब्रह्मांड से अपने संबंध के बारे में सोचते हुए। वह अपने भौतिक रूप में डॉन के ब्रह्मांड में क्यों था, ये सवाल उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। हो सकता है कि भविष्य का मैं एवरलाइट गया हो, माइकल ने खुद से सवाल किया। उसके विचार सही थे क्योंकि उसे कोई और संभावना नहीं मिल रही थी। अगर माइकल एवरलाइट नहीं गया होता तो वे उसके बारे में कैसे जान सकते थे? तो तुम्हारे इस अंकल केन ने तुम्हें मेरे बारे में बताया? माइकल ने कैटली और अमरील से सवाल किया। अभी हाल ही में, अमरील ने माइकल को जवाब दिया। रेगिस ने तुम्हारे आने का पहले ही अनुमान लगा लिया था। वह कहती रही कि 4 सिर वाला राक्षस जाग गया है। माइकल को तुरंत स्टॉर्मविले पर्वत में देखे गए हाइड्रा का ख्याल आया। अब अमरील की बात सुनने के बाद उसके दिमाग ने संबंध बनाना शुरू कर दिया। उसे हंटर के शब्द याद आ गए, तुम्हारे अंदर रानी की खुशबू आ रही है, भूत। अगर मैं सही हूं, और मैं आमतौर पर सही होता हूं, तो तुम पहले ही उसके किसी जनरल से मिल चुके हो। उस समय माइकल ने केवल अनुमान लगाया कि यह स्टॉर्मविले पर्वत में हाइड्रा हो सकता है। जब मैं जनरलों की बात करता हूं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम शायद मिले हो। ये घृणित प्राणी कुछ ही घंटों में किसी ग्रह पर सभी जीवन को खत्म कर सकते हैं। तो कल्पना कीजिए कि उनकी रानी क्या करने में सक्षम है। हंटर के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। माइकल के मन में भी कोई संदेह नहीं था कि हाइड्रा रेगिस ने जो सपना देखा था और जनरल हंटर ने जिसके बारे में बात की थी, वे एक ही थे। हमें यहाँ इस बारे में बात करनी चाहिए, बहन अमरील। चलो कहीं एकांत में चलते हैं और अंकल केन को सब कुछ समझाने देते हैं। कैटली की आवाज़ गंभीर हो गई क्योंकि उसके चेहरे पर चंचलता गायब हो गई। जल्द ही उनमें से किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा क्योंकि माइकल कैटली का चुपचाप पीछा करता रहा जब तक कि वे गलियारे के अंत तक नहीं पहुंच गए। हालांकि उनके सामने कोई दरवाज़ा नहीं था बल्कि एक ग्रे दीवार थी। यहाँ से कैटली ने अपना अलौकिक हाथ ग्रे दीवार पर रखा क्योंकि दीवार धीरे धीरे फीकी पड़ गई। यह एक भ्रम था, लेकिन उस समय एक महान भ्रम था। दीवार के पूरी तरह से अस्तित्व से गायब हो जाने के बाद उनके सामने जो खड़ा था वह कई अंगीठी से रोशन एक विशाल हॉल था। अंगीठी से निकलने वाली सुनहरी रोशनी ने मूर्ति और चमकदार काली धातु से बने दरवाजे को रोशन कर दिया। उसका कद काठी एक ऐसे आदमी जैसा था जो 2 तलवारें पकड़े हुए था और उसका लंबा कोट उसके पीछे लहरा रहा था। हालांकि चेहरा पहचाना नहीं जा सकता था, लेकिन माइकल उस आदमी को पहचान गया। ये वही था। किसी ने उसकी एक मूर्ति बनाकर हॉल में रख दी थी। लेकिन क्यों और कैसे, यही माइकल का सवाल था। वह तुम हो? अचानक माइकल ने एक गहरी, जंगली और मजबूत आवाज़ सुनी। यह एक तरह की भारी, सुनहरी आवाज़ थी। आवाज़ ने उसे पीछे मुड़ने पर मजबूर कर दिया, और जब उसने ऐसा किया तो उसने एक सफ़ेद फर वाले शेर को राजसी पंखों के साथ शान से उनकी ओर चलते देखा। नाइट, माइकल शेर से स्तब्ध होने के बाद बुदबुदाया। उसमें इतनी शान थी। माइकल ने चाहे जितनी भी कोशिश की, वह नाइट की साधना के स्तर को महसूस नहीं कर सका।
हालांकि उसने अपने आसपास के स्थान में विकृति महसूस की जो नाइट की शक्ति का संकेत दे रही थी। नाइट से मंत्रमुग्ध होने के कारण माइकल नाइट के पीछे चल रहे भूरे बालों वाले आदमी को नोटिस करने में लगभग विफल रहा। ये है, वास्तव में वह है, भूत। वह अब एक मिथक नहीं है, भूरे बालों वाले आदमी ने हकलाते हुए कहा क्योंकि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? माइकल ने पूछा। नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हें बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन अब वह अकेला है, नाइट ने माइकल को घेरते हुए बीच में कहा। कृपया मुझे बताओ कि यहाँ क्या चल रहा है, माइकल ने बूढ़े आदमी से पूछा। वैसे वह अंकल केन है, अमरील ने जल्दी से केन को माइकल से मिलवाया। समझाने के लिए मुझे पहले तुम्हें बताना होगा कि मैं कहाँ से आया हूँ, भूरे बालों वाले बूढ़े आदमी केन ने नाइट के माइकल के सामने आते ही आह भरी। मैं भविष्य से एवरलाइट आया हूँ, इसलिए जो कुछ भी मैं जानता हूँ और तुम्हें बताने वाला हूँ वह सब भविष्य में हुआ है और वह भविष्य हमारा अतीत बन गया है। माइकल ने बिना पलक झपकाए या एक शब्द बोले बूढ़े आदमी की बात सुनी। भविष्य में या जिस समय से मैं आया हूँ उसमें एक दूसरे दुनिया के व्यक्ति के बारे में उल्लेख था जो बुरे समय में एवरलाइट आया था। इस दूसरे दुनिया के व्यक्ति के बारे में उसके नाम घोस्ट के अलावा ज्यादा कुछ नहीं था। प्राचीन लिपियों के अनुसार घोस्ट ने एवरलाइट की मदद की और महामहिम डॉन के वंशजों के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन बहुत कम लोग ही उसके मूल के बारे में जानते थे। उसकी मदद के बदले में महामहिम के वंशजों और संस्थापकों के वंशजों ने इस कमरे का निर्माण किया। माइकल ने कमरे के चारों ओर देखा। केन ने जो कहा उसे समझने की कोशिश करते हुए उसका दिल धड़कने लगा। इस बात का कोई उल्लेख नहीं था कि घोस्ट ने क्यों मदद की या बदले में उसे क्या मिला। हालांकि मेरा मानना है कि इस कमरे में भविष्य में एवरलाइट की आपकी यात्रा के बारे में और भी बहुत कुछ है, जैसा कि उसने कहा। केन ने कुछ कदम उठाए और धातु के दरवाजे को छुआ। इससे पहले कि मैं अपने समय से इस समय रेखा पर पहुंचता, हमने कुछ ऐसा सामना किया जिसने हमारे पूरे अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। उस समय हम हताश थे। हमने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की क्योंकि हमें विश्वास था कि अगर हम किसी तरह पौराणिक भूत को बुला सकें तो हम बच सकते हैं, लेकिन हम असफल रहे। जब केन ने माइकल को देखा तो वह केन की आंखों में दर्द देख सकता था। केवल आप ही इस दरवाजे को खोल सकते हैं, भगवान भूत। आप जो भी खोज रहे हैं वह वहाँ है। उत्साह और प्रत्याशा से भरी उनकी जिज्ञासु निगाहों के नीचे माइकल दरवाजे की ओर बढ़ा, अपना हाथ रखा और कुछ होने की उम्मीद की। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, माइके को अपनी रीढ़ के माध्यम से बिजली दौड़ती हुई महसूस हुई। उसके बाद उसके मस्तिष्क में तीव्र दर्द हुआ। सिस्टम वापस ऑनलाइन। माइकल ने सिस्टम की आवाज़ सुनी और अपने कंधे से एक जबरदस्त दबाव हटा महसूस किया। वह सिस्टम से सवाल करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह सिस्टम से बात कर पाता, दरवाजा चरमराने की आवाज़ के साथ धीरे धीरे खुल रहा था। दरवाजा इंच दर इंच खुलते ही सभी ने एक कदम पीछे हट लिया। वे सभी दरवाजे के पूरी तरह खुलने का इंतजार कर रहे थे, जो सदियों से कमरे में छिपा हुआ था। आखिरकार दरवाजा पूरी तरह से खुल गया और उन्होंने एक खाली कमरा देखा जिसमें एक कांच के बक्से के अंदर एक ढाल और एक सुनहरा चर्मपत्र था। कांच का बक्सा बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उसने कल्पना की थी। ये काला, गोल था और बीच में एक गहरा लाल खोपड़ी थी। कमरे के बीच में कांच के बक्से के अलावा कुछ भी नहीं था। माइकल ने उनका इंतजार नहीं किया बल्कि कांच के बक्से की ओर चल दिया। जब वह कांच के बक्से के पास पहुंचा तो उसने सावधानी से उसके चारों ओर देखा कि कोई रास्ता है, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। क्या तुम्हें ऐसा महसूस हुआ? अचानक नाइट ने दूसरों से पूछा। माइकल ने अपने कंधे पर देखा तो सभी भ्रमित दिख रहे थे। मैं कोई ऊर्जा महसूस नहीं कर सकता, यहाँ तक कि नाइट भी इस घटना से नहीं बच सका। अंत में माइकल ने पलट कर देखा और महसूस किया कि उनमें से कोई शक्ति नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं। उस समय हर कोई शक्तिहीन हो गया। शून्य मंत्र। माइकल ने तुरंत इस घटना को शून्य मंत्र के काम के रूप में पहचाना। आप इसके बारे में जानते हैं, है ना? घबराने के बजाय नाइट शांत रहा। माइकल ने सिर हिलाया, लेकिन सिर हिलाने के बाद वह ढाल को देखने के लिए मुड़ा। मुझे लगता है कि हमें उस चर्मपत्र को पढ़ना चाहिए, माइकल ने कहा। कैटाली, उस बॉक्स को खोलो। कैटाली के हाथ हिलाने पर अमरील ने भौहें सिकोड़ लीं। मैं नहीं कर सकती, कैटाली ने अपना सिर हिलाया। कैटाली को अपना सिर हिलाते हुए देखने के बाद अमरील कांच के बॉक्स की ओर दौड़ी और उसे उठाने की कोशिश की, सिवाय इसके कि वह कांच के बॉक्स को एक इंच भी नहीं हिला सकी। मुझे कोशिश करने दो, माइकल ने कांच के बॉक्स पर अपनी हथेली रखी। धमाका। चौंककर माइकल ने कांच के बॉक्स पर मुक्का मारा। कांच के बॉक्स पर उसकी मुट्ठी की आवाज़ सुनकर अमरील के हाथ में दर्द हुआ, लेकिन उसने बार बार पीटा क्योंकि कांच का डिब्बा टूटने लगा था। शिट, यू आर ब्लीडिंग। अमरील ने अपनी हथेली पर खून देखा लेकिन धीमा नहीं हुआ। उसकी दृढ़ता ने नाइट को आश्चर्यचकित कर दिया और उसने घोस्ट को खून की परवाह किए बिना अपने हाथों से कांच के बक्से को तोड़ते देखा। चिपक जाओ,
आखिरकार सैकड़ों घूंसे झेलने के बाद कांच का डिब्बा टूट गया और माइकल के पो भी टूट गए। फिर भी माइकल ने दर्द को नज़रअंदाज किया, अपने टूटे हाथों से ढाल की ओर बढ़ा। डिंग, लीजेंडरी क्लास आइटम, द घोस्ट शील्ड हासिल करने के लिए होस्ट को बधाई। होस्ट का डार्कनेस हेरफेर 25% तक बढ़ गया है। जैसे ही माइकल ने ढाल पकड़ी, उसने अपने दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन सुना। क्या होस्ट लाइफ एनर्जी को आर्क एनर्जी में बदलना चाहता है? रूपांतरण में होस्ट को 50,000 बैडेस पॉइंट खर्च करने होंगे। रूपांतरण के बाद मेज़बान 1 सप्ताह तक साधना शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होगा। समय प्रणाली के बारे में अमरील और कमरे में मौजूद सभी लोग तब दंग रह गए जब उन्होंने माइकल को अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ मुड़ते देखा। बेशक टूटे हुए हाथों वाला कोई भी व्यक्ति उसके अलावा मुस्कुराएगा नहीं। अध्याय 555 एवरलाइट की मदद करना। तुम्हारा खून बह रहा है, यहीं रुको। अमरील जल्दी से हॉल के बाहर भागी और अपनी स्पेस रिंग तक पहुंची। इस बीच माइकल का खून उसकी टूटी हुई पो से बूंद बूंद करके जमीन पर टपक रहा था। नाइट को उसकी मुट्ठी से कुछ टूटी हुई हड्डियां भी बाहर निकलती हुई दिख रही थीं। फिर भी माइकल ने ढाल को कसकर पकड़ रखा था। मुझे नहीं लगता था कि इस कमरे में कोई शून्य सरणी है। माइकल के शांत शब्दों को सुनकर नाइट ने अपनी भौहें से कुढ़ीं। क्या तुम शून्य प्रभाव से परिचित हो? नाइट ने पूछा। हम। माइकल ने सिर हिलाया और केन को लाल कपड़े पर चर्मपत्र पकड़ने का संकेत दिया। तो बताओ भूत। नाइट ने माइकल के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया और नाइट के हर कदम पर राजा की कृपा थी। क्या तुम कभी नरभक्षियों से मिले हो? माइकल के चेहरे पर तनाव देखकर नाइट ने अपना प्रश्न फिर से पूछा। क्या तुमने कभी त्वचाहीन और बदसूरत जीवों से मुलाकात की है? उनसे मुलाकात की, उन्हें मारा, उन्हें जलाया? माइकल ने उदासीनता से कहा। वे इन सरणियों का उपयोग वातावरण को किसी भी ऊर्जा से रहित करने के लिए करते हैं। केवल वे ही नहीं, माइकल ने नाइट को टोका। जहां से मैं आता हूं, वहां एक निष्क्रिय हाइड्रा है। उस हाइड्रा की वजह से एक पूरा महाद्वीप किसी भी ऊर्जा से रहित हो गया है। और मुझे लगता है कि तुम जानते हो कि उस हाइड्रा का बॉस कौन हो सकता है। नाइट ने चक्कर लगाना बंद कर दिया क्योंकि अमेरिल अपने हाथ में खून से लाल रंग की औषधि लेकर फिर से कमरे में दाखिल हुई। यहाँ, इसे निगल लो, ये काम नहीं करेगा। माइकल और नाइट ने एक ही समय में एक ही बात कही। क्या? चूंकि अमरील शून्य सरणी और उनके प्रभावों से बहुत परिचित नहीं थी, उसने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए माइकल और नाइट की ओर देखा। मेरे प्रभु। केन ने एक कदम आगे बढ़ाया और चर्मपत्र माइकल को सौंप दिया, लेकिन वह चर्मपत्र लेने के लिए अपना हाथ नहीं उठा सका। रूपांतरण पूरा हो गया है। क्या मेजबान अपने आप पर शून्य सरणी के प्रभावों को शून्य करना चाहता है? इससे मेजबान को 30,000 बदमाश अंक खर्च करने पड़ेंगे। हाँ। अपनी स्वीकृति के बाद माइकल को अपने दर्द में तीव्र दर्द महसूस हुआ। हालांकि दर्द जल्द ही कम होने लगा क्योंकि माइकल ने महसूस किया कि उसकी शक्ति उसके पास वापस आ रही है। ब्रह्म। माइकल ने अपनी गर्दन और कंधे को फोड़ दिया क्योंकि नाइट ने देखा कि उसकी खूनी मुट्ठी धीरे धीरे अपनी पिछली स्थिति में वापस आ रही है। क्या आप प्रतिरक्षित हैं? नाइट हैरान था। डिंग, सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम है 10,000 बदमाश अंक। डिंग, सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम है 15,000 बदमाश अंक। डिंग, सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम 12,000 बदमाश अंक है। माइकल ने हॉल में सभी को प्रभावित करके तुरंत अपने 30,000 बदमाश अंक वापस अर्जित किए। केन ने पौराणिक भूत, दूसरी दुनिया के व्यक्ति और उसकी शक्ति के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब उसने इसे अपनी आंखों से देखा था। उसने शून्य सरणी को ऐसे तोड़ा जैसे कि वह कुछ भी नहीं था। मेरी दुनिया में हाइड्रा और रेगिस के सपने में दिखाई देने वाला एक ही हो सकता है। रानी का एक सेनापति। जैसे ही नाइट ने माइकल के अंतिम शब्द सुने, उसका दिल धड़क उठा। दूसरों के चेहरे एक पल में पीले पड़ गए। तो आप सभी रानी से परिचित हैं? माइकल की नज़र कमरे में घूम गई और नाइट ने आह भरी। जितना हम चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा। उस चर्मपत्र में क्या है? नाइट ने केन के हाथों में चर्मपत्र को देखा। अब जबकि एपीडी ने माइकल के हाथों को ठीक कर दिया था, उसने केन के हाथ से चर्मपत्र ले लिया। भूत, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम डॉन के ब्रह्मांड में पहुंच गए हो। तो उनकी मदद करके खुद पर एक एहसान करो। हमें भविष्य में जिन दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा उनसे लड़ने के लिए हमें सहयोगियों की ज़रूरत है। इसलिए उन्हें खुद डॉन और नाइट का सहयोगी बनाओ। माइकल ने अपने मन में चर्मपत्र पर लिखी बातें पढ़ीं। क्या ये माइकल हो सकता है? क्या मैंने खुद को पत्र लिखा है? समझ में आता है। पत्र पढ़ने के बाद माइकल का मूड ठीक हो गया। माइकल को धीरे धीरे ये स्पष्ट होता जा रहा है कि उसका भविष्य स्वयं एक ओपी भगवान था। माइकल को खुशी हुई कि वह मजबूत बनने के लिए सही रास्ते पर था। अगर उसने सबरीना से मिलने आने का जोखिम नहीं उठाया होता तो वह ब्रह्मांडों में यात्रा नहीं करता, नए लोगों से नहीं मिलता और अपने दुश्मनों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं करता।
नाइट। इससे पहले कि नाइट माइकल से अपना जवाब पा सके, कैटली ने हस्तक्षेप किया। हमें इसे देखना चाहिए। कैटली की आवाज़ गंभीर थी। नाइट ने धीरे से अपनी नज़र कैटली की ओर घुमाई। यह महत्वपूर्ण है। कैटली ने भौहें सिकुड़ी और उसकी गंभीर प्रतिक्रिया को देखकर नाइट ने अपनी भौहें उठाईं। हमारे साथ आओ, नाइट ने माइकल से कहा। उसके पीछे जाने के बजाय माइकल कुछ और क्षणों के लिए अपनी नई ढाल और कमरे का निरीक्षण करना चाहता था। हालांकि वह कैटली द्वारा पलक झपकते ही कमरे से दूर टेलीपोर्ट कर दिया गया। कैटली द्वारा टेलीपोर्ट किए जाने के बाद माइकल की दृष्टि धुंधली हो गई। ये प्रभाव कुछ सेकंड तक रहा जब तक कि उसकी दृष्टि अंततः साफ नहीं हो गई। जैसे ही वह सब कुछ स्पष्ट रूप से देख पाया, उसने एक एल्फ को बिस्तर पर लेटा हुआ देखा जो खून से लथपथ और घायल था। माइकल को ऐसा लगा कि किसी ने एल्फ को काट छांट कर घायल कर दिया है। एल्फ को ढकने वाला कोई काला कवच नहीं था, इसलिए माइकल उसके शरीर पर कट और उसके अंदरूनी हिस्से को भी देख सकता था। कोट! एमिल ने चिल्लाते हुए एल्फ पर हमला किया। माइकल ने धैर्यपूर्वक अस्पताल के चारों ओर देखा और देखा कि साफ सुथरी पंक्तियों में अनगिनत आरामदायक बिस्तर थे और कई पुरुष और महिलाएं ट्रे लेकर हॉल में दौड़ रहे थे, संभवतः उपचार औषधि और दवाइयों के साथ। एमरिल ने तुरंत कोट के गले में एक उपचार औषधि डाल दी, लेकिन जैसा कि उसने उम्मीद की थी, औषधि ने उसे ठीक नहीं किया। हम उसे खो रहे हैं, लेडी अमरील। उसे जंग लगे ब्लेड से काटा गया था। नाइट कोट के पास आया और उसके शरीर पर लगे घावों को घूरने लगा। कोई भी उपचार औषधि उसे बचा नहीं सकती। उसे शीर्ष का उपयोग करके जीवन ऊर्जा देते रहो और उसे दूसरों के साथ रखो। हालांकि नाइट गुस्से में जल रहा था, लेकिन उसने इसे अपनी आवाज़ में नहीं दिखाया। केवल माइकल और कैटाली ने उसकी आंखों में गुस्सा देखा। यह क्या है? नाइट ने अपना पंजा उठाया और कोट की जेब से कुछ निकाला। जनरल नाइट। हवा के चारों ओर ठंडक महसूस करने के बाद केन ने अनिच्छा से नाइट को पुकारा। उनके पास युकी है। माइकल को नहीं पता था कि युकी कौन थी या वह उनके लिए क्या थी। हालांकि उनकी हैरान प्रतिक्रियाओं को देखकर माइकल समझ गया कि वह एवरलाइट के लिए कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। क्या? अमरील चिल्लाया। नरभक्षियों के पास युकी है। अमरील का गुलाबी चेहरा तुरंत अपना रंग खो बैठा और पीला पड़ गया। वह कांप उठी और उसकी आंखों में पानी आ गया। नहीं, 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 हमें उसे बचाना होगा, हमें ज़रूर। अमरील की आंखों से आंसू बह निकले। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि अगर नरभक्षी युकी को नहीं बचाते तो उसके साथ क्या करते। वे चाहते हैं कि डॉन मुरझाए हुए जंगल में आए, अकेले। नाइट के हाथों में खून से सने कागज के टुकड़े पर एक गहरे बैंगनी रंग की लौ ने कब्जा कर लिया और हॉल में सन्नाटा छा गया जब तक कि माइकल ने अपने भविष्य के स्वयं की क्षणों का अनुसरण करने का फैसला नहीं किया। एक तरफ हट जाओ। माइकल ने धीरे से अमरील को एक तरफ धकेल दिया और कोट की ओर कदम बढ़ाया। बिस्तर पर पड़े योगिनी ने बहुत खून बहाया, इसलिए कोट पीला दिख रहा था। फिर भी जब माइकल ने करीब से देखा तो उसने देखा कि कट से काली नसें फैल रही थीं। कोट ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब उसने अपना मुंह खोला तो उसके मुंह से केवल एक सफ़ेद आकृति निकली। सिस्टम उसके शरीर को स्कैन करता है। माइकल ने कोट के शरीर को स्कैन करने के लिए 5000 बदमाश अंक दिए। तुम क्या कर रहे हो? नाइट ने पूछा जब उसने माइकल को कोट की छाती पर अपना हाथ रखते देखा। उसे ठीक कर रहा हूं। माइकल ने कुछ क्षणों के लिए कोट से अपना हाथ नहीं हटाया। क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो? अमरील ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। अमरील ने अपने कई लोगों को जंग लगे ब्लेड से कटने के बाद कोमा की स्थिति में जाते देखा था। हालांकि वे उन्हें एपेक्स का उपयोग करके जीवित रख रहे थे, लेकिन इस बात की कोई निश्चितता नहीं थी कि वे अपने कोमा से जाग जाएंगे। सरल शब्दों में, वे इलाज के बिना मृत के समान थे। माइकल को तुरंत जवाब देने के बजाय उसने अपने भंडारण से एक कागज़ का टुकड़ा और एक कलम निकाली और लिखना शुरू कर दिया। अगर तुम मुझे ये चीज़ें ला सकते हो तो मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। माइकल ने हॉल में सभी को चौंका दिया। जो लोग हॉल के चारों ओर दौड़ रहे थे वे अचानक सदमे में अपने कदम रोक दिए। उस पल हर जोड़ी आंखें माइकल पर थीं। मेरे प्रभु! केन का हाथ कांप उठा जब उसने माइकल से सूची ली। केन! नाइट के शब्दों ने केन को जल्दी से उसकी स्तब्ध अवस्था से बाहर निकाला। बूढ़े आदमी ने जल्दी से कुछ देर तक सूची को देखा। क्षण। हम अपने बगीचों से सूची में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कोई लेकिन नहीं। उसे वह ले आओ। कैटाली ने माइकल पर एक नज़र डाली और फिर अंकल केन के साथ हवा में गायब हो गई और माइकल के साथ एमरिल और नाइट को छोड़ दिया। यह उसे तब तक मरने से बचाएगा जब तक मैं उसे ठीक नहीं कर देता। माइकल ने अपने सिस्टम स्टोरेज से एक उपचार औषधि निकाली। एमरिल ने कोटर को जो औषधि दी थी वह एक गहरा लाल रंग की औषधि थी, जबकि माइकल के हाथ में जो औषधि थी वह चमकती हुई नीली थी। यह मेरी दुनिया से एक उपचार औषधि है, माइकल ने धीरे धीरे कोटर के मुंह में औषधि डालते हुए कहा। चूंकि नाइट को घोस्ट पर भरोसा था, इसलिए उसने घोस्ट को कोटर को औषधि देने दिया। माइकल द्वारा कोटर के मुंह में औषधि खाली करने के कुछ ही सेकंड बाद कोटर के मुंह से सफ़ेद रूप निकलना बंद हो गया। इसके अलावा एमरिल ने देखा कि कोटर की सांसें सामान्य हो गई थीं। कोटर! कोटर!
क्या तुम मुझे सुन सकते हो? यह अमरील है। अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो मेरा हाथ दबाओ। अमरील बिस्तर पर कोर्ट के पास बैठी और उसके सिर को धीरे से सहलाया। जब कोर्ट ने उसका हाथ दबाया तो वह बहुत खुश हुई और नाइट ने ये देखा। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम उसे ठीक कर सकते हो? नाइट ने अपनी आंखों या लहजे में कोई उम्मीद दिखाए बिना पूछा। हालांकि अंदर ही अंदर नाइट अपने सभी आदमियों को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ उम्मीद चाहता था। हालांकि डॉन के पास जंग लगे ब्लेडों से लड़ने की योजना थी, लेकिन यह बेहद जोखिम भरा था और नाइट को डॉन की जान को किसी भी चीज़ से ज़्यादा जोखिम में डालना पसंद नहीं था। मुझे नहीं लगता, मुझे पता है। उनका इलाज करो और तुम एवरलाइट को अपना सहयोगी मान सकते हो, जिसमें डॉन और मैं भी शामिल हैं। तो ये सौदा हो गया। माइकल ने अपना हाथ बढ़ाया क्योंकि नाइट ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। पलक झपकते ही माइकल ने देखा कि शेर डॉन के समान काले कवच पहने एक तेजस्वी सुनहरे बालों वाले नौजवान में बदल रहा है। ये नाइट का मानव रूप था। नाइट ने सिर हिलाया और माइकल को एक दृढ़ हाथ मिलाया। मेरे प्रभु। कुछ मिनट बाद कैटाली और केन कमरे में दिखाई दिए और केन ने रंगीन जड़ी बूटियों और विभिन्न अजीब आकार की सामग्री से भरी एक बाल्टी ली। बाल्टी की सामग्री पर एक नज़र डालने के बाद नाइट ने भौहें से कुढ़ी। ये निम्न श्रेणी की जड़ी बूटियां और सामग्री हैं। आप लोगों को पीछे हट जाना चाहिए, यहाँ गर्मी और बढ़ जाएगी। माइकल ने अपना हाथ उठाते हुए मुस्कुराया। फिर उनकी उत्सुक निगाहों के नीचे माइकल ने अपनी कीमिया की लपटों को जगाया। आप एक कीमियागर हैं? कैटली ने जोर से पूछा, जो सवाल सभी के दिमाग में उभरा। सबसे अच्छा। अध्याय 556। एक बार फिर माइकल ने बदमाशी की। माइकल के कहने पर सभी लोग पीछे हट गए। माइकल की पन्नाहरी आग ने हॉल को मंद रोशनी से रोशन कर दिया। सभी की उत्सुक निगाहों के सामने माइकल ने एक हाथ से आग को नाचते हुए दूसरे हाथ से जड़ी बूटियां आग में फेंकी। जड़ी बूटियां और सामग्री आग में चटकने लगी और उनका सार बाहर निकल आया। नाइट ने देखा कि पलक झपकते ही आग से चमकते हुए सार मोती निकल रहे थे। डिंग। सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए मेज़बान को बधाई। इनाम है 10,000 बदमाश अंक। डिंग। सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए मेज़बान को बधाई। इनाम है 13,000 बदमाश अंक। डिंग। सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए मेज़बान को बधाई। इनाम है 10,000 बदमाश अंक। वह ये कैसे कर रहा है? अमरील ने कैटली से पूछा। उसने कभी किसी कीमियागर को बिना कढ़ाई के जड़ी बूटियों से सार निकालते नहीं देखा था। वे सभी बहुत हैरान थे, नाइट सहित। क्या तुम्हें लगता है कि उसका इलाज काम करेगा? कैटली ने अमरील से फुसफुसाते हुए कहा। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कैटली। अमरील को अपने दिल में उम्मीद रखना पसंद था। अगर उसका इलाज काम करता तो वे अपने बगल के हॉल में सभी सैनिकों को जगा सकते थे। अब तक जंग लगे ब्लेड की वजह से 120 लोग कोमा में हैं। अगर डॉन नहीं होता तो वे सभी मर जाते। माइकल ने सभी फुसफुसाहटों को अनदेखा किया और उसे घूरता रहा और इलाज बनाना जारी रखा। सभी सार मोतियों को मिलाने और हल्के ज़ेड रंग की औषधि को पूरा करने में उसे लगभग 5 मिनट लगे। माइकल ने औषधि पूरी करने के बाद शीशी से एक मंद पन्ना हरा प्रकाश और एक मीठी खुशबू फैल गई। ये काम करेगा, मुझे करने दो। इससे पहले कि माइकल कोटक के मुंह पर औषधि डाल पाता, अमरील आगे बढ़ गया। आगे बढ़ो। माइकल ने औषधि अमरील को सौंप दी, अपनी कीमिया की लपटों को बुझाया और अपने बगल में खंभे पर झुक गया। औषधि लेने के बाद अमरील ने गहरी सांस ली। फिर वह कोटक के सिर के पास बैठी और धीरे से उसके सिर को उठाया और फिर धीरे से हरा तरल उसके मुंह में डाला। दूसरी ओर नाइट ने अपनी नज़र कोटक से नहीं हटाई। नाइट ने पलक भी नहीं झपकाए। ये बहुत ही नर्वस करने वाला था। धीरे धीरे औषधि कोटक के गले से नीचे चली गई। एक सेकंड रुको, माइकल ने कैटली से कहा, जो माइकल को घूर रही थी। और साथ ही तुम्हें उससे दूर हट जाना चाहिए। माइकल ने अपनी नज़र को कैटली से अमरील की ओर घुमाया। जल्दी करो। उवाक। कोटक ने अचानक फर्श पर काला खून उगल दिया। सौभाग्य से माइकल के कहने पर अमरील उससे दूर हट गई, अन्यथा वह कोटक द्वारा उगले गए काले खून में भीग जाती। कोटक कुछ मिनटों तक काला खून उगलता रहा, फिर आखिरकार उसने खून उगलना बंद कर दिया। कोटक के उल्टी करने के बाद नाइट ने देखा कि उसके शरीर पर घाव धीरे धीरे भर रहे हैं। कोटक। एमरिल ने एक सेकंड भी इंतजार किए बिना कोटक को गले लगा लिया। उसने उसे कसकर गले लगाया और उसकी पीठ थपथपाई। एक तरफ हट जाओ, एमरिल। हालांकि नाइट इंतजार करने के मूड में नहीं था। उसने बस एमरिल को पीछे खींचा और कोटक को उसके कंधों से पकड़ लिया। क्या हुआ? मैं प्लॉप। नाइट। माइकल ने देखा कि नाइट ने कोटक को थप्पड़ मारा ताकि वह सदमे से बाहर आ जाए। एमरिल नाइट पर चिल्लाया, लेकिन नाइट ने एमरिल की परवाह नहीं की। जनरल नाइट। नाइट के थप्पड़ ने कोटक को उसके सदमे की स्थिति से वापस ला दिया। हमें बताओ क्या हुआ। कोटक ने अपनी नज़र नाइट से नहीं हटाई, इसलिए उसने माइकल को नहीं देखा, जो बस दृश्य को देख रहा था, अपने हाथों को जोड़कर खंभे पर झुका हुआ था।
हम पर घात लगाकर हमला किया गया, जनरल नाइट। नरभक्षियों ने वेलेंसिया के रास्ते में हम पर घात लगाया, जनरल नाइट। जैसे ही कैटोक को कुछ महत्वपूर्ण याद आया, उसने चिल्लाया। उन्होंने यूकी को पकड़ लिया। कोई बात नहीं। नाइट ने उसे पीछे धकेला और उसके बगल की मेज पर मुक्का मारा, जिससे मेज टुकड़े टुकड़े हो गई। कैटाली, युद्ध कक्ष। कैटाली ने अपने हाथ लहराने से पहले सिर हिलाया। माइकल जानता था कि क्या होने वाला है, इसलिए उसने बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, और जब उसने उन्हें वापस खोला तो वह झूमर से जगमगाते कमरे में खड़ा था। वे कई नक्शों के साथ एक ओक की मेज के चारों ओर खड़े थे। उन्हें हमारे मार्ग के बारे में कैसे पता चला? केन ने कैटर से पूछा, जिसके पास ये समझने का समय नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ या वह कैसे बच गया। मुझे नहीं पता, मेरे प्रभु। वे बस हमारी गाड़ी में कूद गए और यूकी को ले गए। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। कृपया मुझे आपको विफल करने के लिए क्षमा करें, जनरल नाइट। कैट्रोक नाइट के सामने अपने घुटनों पर गिर गया। आपने कुछ भी गलत नहीं किया। उठो। नाइट ने उसे कंधे से पकड़कर ऊपर खींचा और कमरे में मौजूद सभी लोगों की ओर देखा, जिसमें माइकल भी शामिल था। सबसे पहले, घोस्ट, क्या हम आपके जाने के बाद आपके द्वारा बनाए गए विकल्प को फिर से बना सकते हैं? हाँ, मैं सूत्र लिख सकता हूँ और उनके लिए इसे आसान बना सकता हूँ। आपको इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नाइट ने सिर हिलाया और कैटाली ने राहत की सांस ली। जब नाइट अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था, माइकल ने सिस्टम स्टोरेज से ढाल निकाली और सुंदरता और शिल्प कौशल की प्रशंसा की। ये किस तरह की धातु है? माइकल ने ढाल के चारों ओर देखते हुए धीरे से कहा। ये गोल ढाल एक मजबूत लेकिन हल्की धातु से बनी थी। यह आसानी से भारी भरकम सुरक्षा प्रदान कर सकती थी, खासकर कुचलने वाले हमलों और तीरों और बोल्टों के खिलाफ। ढाल के किनारों को मोटी धातु की प्लेटिंग से बढ़ाया गया था और एक पपड़ीदार बनावट से सजाया गया था। इसके अलावा, ढाल को बनाने वाले ने बीच में उकेरी गई खोपड़ी से मेल खाने के लिए किनारे को लाल रंग से रंगा था। पहली नज़र में ऐसा लग रहा था कि ढाल ने अभी तक अपनी पहली लड़ाई नहीं देखी है। सतह पर एक भी खरोंच नहीं थी, लेकिन माइकल को यह विश्वास करना मुश्किल था कि इस ढाल ने कभी कार्रवाई नहीं देखी है। एक बात तो तय थी, माइकल जल्द ही ढाल का परीक्षण करेगा। लेकिन यद्यपि ढाल युद्ध में एक बेहतरीन बचाव प्रदान करेगी, इसे साथ लेकर चलने से अंततः उसकी तलवारबाजी सीमित हो जाएगी। यहीं पर ड्रैवन की वापस लेने योग्य ढाल डिवाइस तस्वीर में आती है। मुझे इस पर एक समन रून लगाने की आवश्यकता है। माइकल को जल्दी से याद आया कि कैसे ईव ने अपने दुश्मनों पर फेंकने के बाद अपने हथौड़े को बुलाया था। ये परेशानी भरा होगा यदि माइकल को अपने दुश्मनों पर फेंकने के बाद ढाल को ढूंढना पड़े। इसलिए माइकल ने एलिडर को ढाल पर एक समन रून लगाने की योजना बनाई। बेशक, ऐसा करने के लिए उसे पहले डॉन के ब्रह्मांड को छोड़ना पड़ा। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं था कि माइकल के पास कोई विकल्प था, बल्कि यह छाया क्षेत्र पर निर्भर था। जब तक वह उसे वापस लेने का फैसला नहीं करता, वह इस ब्रह्मांड में फंस गया था। हम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो यूकी को बचाने के लिए अपने लोगों को भेजते हैं। हम जानते हैं कि वह कहाँ है। अमरील ने अपनी चिंता जताई और नाइट को जल्दी से जल्दी बुलाने की कोशिश की। यह इतना आसान नहीं है। सबसे पहले, हम पक्के तौर पर नहीं जानते कि वे यूकी को कहाँ रख रहे हैं। दूसरे, ये स्पष्ट रूप से डॉन को पकड़ने के लिए एक जाल है। मुरझाया हुआ जंगल एक शून्य क्षेत्र है। डॉन भी वहां अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता। नाइट की भौहें ऊपर उठ गईं जैसे ही उन्होंने समझाया। वे उम्मीद करते हैं कि डॉन अकेले आएगा और मैं उसे अकेले नहीं जाने दूंगा। उसके पास पहले से ही बहुत सारी समस्याएं हैं। हम इसे अपने आप सुलझा लेंगे। भाई नाइट सही कह रहे हैं। हम बड़े भाई को जाल में नहीं फंसने दे सकते। अगर वह उसे यूकी के बारे में बताता है तो वह वहां जाएगा। हालांकि मेरा मानना है कि नरभक्षियों के पास बड़े भाई के खिलाफ कोई मौका नहीं है, लेकिन ये जानते हुए भी जाल में फंसना तर्कसंगत नहीं है कि यह एक जाल है। कैटली की बात सुनने के बाद केन ने सिर हिलाया। जनरल नाइट, केन ने नाइट को पुकारा, केवल हमारे लोगों को गाड़ी और यूकी के बारे में पता था। तो नरभक्षी इस पर घात लगाने में कैसे कामयाब हो गए? क्या ये सिर्फ एक संयोग हो सकता है? केन स्पष्ट सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं सका। केन के सवाल के बाद हॉल में सन्नाटा छा गया। क्या ये स्पष्ट नहीं है? माइकल ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी और अपनी नज़र अपनी नई ढाल से हटाई भी नहीं। क्या है? अमेरिल ने माइकल से पूछा। आपके लोगों में एक जासूस है। माइकल को उनमें से किसी तरह की फटकार की उम्मीद थी, खासकर अमेरिल से, जो अपने लोगों से कुछ ज्यादा ही प्यार करती थी। हालांकि उन्होंने चुप रहकर माइकल को चौंका दिया। माइकल को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस पद पर पहुंचने के लिए उन्हें कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ा। वे भोले भाले लोग नहीं थे, यहाँ तक कि एमेरिल भी नहीं, जैसा कि माइकल ने सोचा था। हालांकि हर कोई अंदर से यही सोच रहा था, लेकिन माइकल के मुंह से यह बात सुनकर उनके अंदर भयानक भावनाएं उमड़ पड़ीं। हमारा समय खत्म हो रहा है।
नोट में लिखा था कि अगर नरभक्षी 2 घंटे में डॉन को नहीं देखेंगे तो वे यूकी को मार देंगे। नाइट की आवाज़ सुनकर एमेरिल दंग रह गई। फिर हम सब तलवारें भांजते हुए हर एक बदमाश को मार डालेंगे। अगर मुझे करना पड़ा तो मैं उन्हें जमीन पर गिरा दूंगा। शांत हो जाओ अमरील। भले ही हम अपने हजारों कुलीनों को भेज दें, वे सूखे जंगलों में घुसते ही आसानी से मारे जाएंगे। जनरल नाइट सही कह रहे हैं लेडी अमरील। सूखे जंगल उनका क्षेत्र है, वे वहां पूरी शक्ति रखते हैं। तो फिर आप क्या सुझाव देते हैं? उन्हें यूकी को खाने दें जबकि हम यहाँ खड़े होकर कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अगर डॉन को पता होता कि यूकी खतरे में है तो वह चुप रहेगा? उनकी बातचीत सुनकर माइकल का इन लोगों के प्रति सम्मान एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया, क्योंकि वे जानते थे कि वह शून्य सरणी से प्रतिरक्षित है। फिर भी उनमें से किसी ने भी उसे अपनी जान जोखिम में डालने के लिए नहीं कहा। इसके बजाय वे अपने दम पर समाधान निकालने की कोशिश कर रहे थे। डॉन ने मेरी जान बचाई तो मुझे भी एहसान वापस करने दो। माइकल के शांत शब्द पूरे हॉल में गूंजे, जिसने तुरंत उनका ध्यान खींचा। इसके बारे में सोचना भी मत। तुम हमारे मेहमान हो, हम तुमसे हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए नहीं कहेंगे। कैटली ने तुरंत माइकल के सामने आकर अपना सिर हिलाया। तुम मुझसे नहीं पूछ रहे हो, यह मेरी मर्जी है। बस मुझे दिखाओ कि वे कहाँ हैं। माइकल ने नाइट का सामना करते हुए टेबल की ओर कदम बढ़ाया। दूसरों के विपरीत नाइट माइकल से निकलने वाले आत्मविश्वास और शक्ति को देख सकता था। घोस्ट के चारों ओर जादुई उतार चढ़ाव पागलपन भरे थे। इस प्रकार नाइट को विश्वास था कि घोस्ट यूकी को बचा सकता है और सूखे जंगल में जीवित रह सकता है। माइकल को बहुत सारे शानदार पॉइंट्स मिलने का इंतजार था और वह एवरलाइट के लोगों को दिखाना चाहता था कि वह क्या करने में सक्षम है। इसके अलावा उसे अपनी नई ढाल को परखने का मौका भी मिल सकता था। कैटाली, उसके साथ जाओ और हमें दिखाओ कि सब कुछ कैसे होता है। माइकल लगभग नाइट को चूमना चाहता था। अगर वे उसे एक क्षण में देख पाते तो सिस्टम उसे शानदार पॉइंट्स की बारिश करवा देता, जिसका इस्तेमाल वह शैडो दायरे में पहुंचने से पहले और मजबूत होने के लिए कर सकता था। क्या वह खतरे में होगी? माइकल ने पूछा। नहीं, वे मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते और मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन मैं तुम्हें छाया में रख पाऊंगी और नाइट को वह दिखा पाऊंगी जो मैं देखती हूँ। कैटाली ने डॉन को समझाया, क्योंकि वह उसे मुरझाए हुए जंगल में टेलीपोर्ट करने के लिए तैयार थी। अध्याय 557 मुरझाए हुए जंगल में लड़ाई। क्या तुम इस मुरझाए हुए जंगल के पास टेलीपोर्ट कर सकते हो? चूंकि नाइट ने माइकल को रोकने की कोशिश नहीं की, इसलिए वह केवल उसकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना कर सकती थी। मेरे प्रभु, उस समय केन और कैटली कुछ धातु के हिस्सों को लेकर कमरे में लौट आए, जिसमें एक काला धातु का कंगन भी शामिल था। ठीक है, उनकी उत्सुक निगाहों के नीचे माइकल ने धातु का कंगन लिया, कुछ छोटे छोटे नट और बोल्ट जोड़े और अपनी कीमिया की लपटों का उपयोग करके धातु के कंगन को गर्म करके उन्हें कंगन के साथ मिला दिया। फिर माइकल ने लौ द्वारा बनाए गए छेद के अंदर एक स्पेस रिंग लगाने के लिए आगे बढ़ा। नाइट ने देखा कि मेज पर रखी ढाल रिंग में गायब हो गई। ये काम कर जाना चाहिए। माइकल ने अपनी बाईं कलाई के चारों ओर कंगन पहना ताकि वह बिना किसी समस्या के अपनी दाहिनी कलाई में छिपे हुए ब्लेड का उपयोग कर सके। आपने क्या बनाया मेरे प्रभु? केन ने उत्सुकता से माइकल से पूछा। कुछ भी जटिल नहीं, बस एक वापस लेने योग्य ढाल, माइकल ने अपनी बाईं मुट्ठी को कसते हुए कहा। पलक झपकते ही काली ढाल उसकी बाह में साकार हो गई। स्पेस रिंग का उपयोग करके माइकल ने वापस खींचने का समय आधा कर दिया। ये ड्रैवन के उपकरण से ज्यादा कुशल था, लेकिन जाहिर है एथेरिया के पास कोई स्पेस रिंग नहीं थी, इसलिए वे इस उपकरण का निर्माण नहीं कर सकते थे। क्या हम चलें? माइकल ने कैटली से पूछा, जबकि वह सभी की पुष्टि के लिए देख रही थी। सुरक्षित रहो, अगर कुछ गलत हो जाए तो एवरलाइट में वापस टेलीपोर्ट हो जाओ। नाइट ने उन दोनों को चेतावनी दी। मुझे वाकई शर्म आ रही है कि हम तुम्हारी जान जोखिम में डाल रहे हैं। अमरील उदास दिखी, लेकिन माइकल ने एक सौम्य मुस्कान और उसके कंधे पर थपकी देकर उसके मन को शांत किया। मेरा विश्वास करो, मैंने इससे भी बदतर का सामना किया है। माइकल के आत्मविश्वास से भरे शब्दों ने अमरील को कुछ ताकत दी। बार बार एवरलाइट के लोगों ने माइकल को आश्चर्यचकित किया। वे बहुत दयालु और शुद्ध हृदय वाले थे। अगर यह उसकी दुनिया होती तो लोग अपनी जान जोखिम में डालने के बजाय उसकी जान जोखिम में डालने के लिए जल्दबाजी करते। हालांकि एवरलाइट के लोगों को वास्तव में माइकल की परवाह थी, जिनसे वे अभी अभी मिले थे। माइकल ने शील्ड डिवाइस का परीक्षण करने के बाद वह कुछ त्वचाहीन प्राणियों का शिकार करने के लिए तैयार महसूस किया। अब जब सिस्टम ऑनलाइन हो गया था तो वह टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल का उपयोग कर सकता था। इसलिए भले ही त्वचाहीन प्राणी परेशानी पैदा करने वाले साबित हुए हों, वह बस स्क्रॉल को सक्रिय कर सकता था और भाग सकता था। बेशक ये बदमाश होने के विपरीत होगा। ऐसा नहीं है कि माइकल भागना चाहता था, लेकिन किसी और से लड़ने के लिए जीवित रहना कभी भी बुरा विचार नहीं था। हम यह नहीं भूलेंगे कि तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो भूत। नाइट मेज के चारों ओर चला गया और माइकल के सामने आया।
नाइट ने माइकल की बाह को मजबूती से हिलाते हुए पकड़ लिया। दावत को मिस मत करना, नाइट मुस्कुराया। योजना नहीं बना रहा हूं। माइकल ने सिर हिलाया क्योंकि केन ने अपना हाथ हिलाया। अगले ही पल माइकल ने कमरे में एक बड़ा दर्पण दिखाई दिया और दर्पण में कमरे को देखा। अब हम वह सब कुछ देख सकते हैं जो कैटली देखती है। मैं तैयार हूं, कैटली ने माइकल को देखते हुए कहा क्योंकि वह अपनी कलाइयों के चारों ओर गैजेट्स को समायोजित कर रहा था। उसकी कलाइयों में अब बहुत सारे उपकरण थे। अब समय आ गया था कि वह आविष्कारक कौशल को स्तर 5 तक उन्नत करे। चलो चलें, माइकल ने सिर हिलाया और सभी ने गहरी सांस ली और कैटली और माइकल के हवा में गायब हो जाने के बाद ही सांस छोड़ी। मुरझाया हुआ जंगल बड़ा अंधेरा और आदिम था। हालांकि जंगल का हर एक पेड़ बिना एक भी पत्ते के जला हुआ और बीमार लग रहा था, इसलिए इसका नाम मुरझाया हुआ जंगल पड़ा। बहुत पहले इसकी छतरी पर हिकॉरी, बीच और अखरोट का राज था, जो पौधों के मिश्रण के लिए नीचे की पथरीली जमीन का लाभ उठाने के लिए प्रकाश के लिए पर्याप्त उद्घाटन प्रदान करते थे। उस समय जब जंगल में केवल भयानक सन्नाटा था, कैटली और माइकल सीमा पर दिखाई दिए। हम यहाँ हैं, कैटली ने माइकल से फुसफुसाते हुए कहा, जिसने बिना कुछ बोले जगह के चारों ओर देखा। जंगल पहले से ही मृत पेड़ों और जानलेवा सन्नाटे से डरावना था। फिर भी माँ प्रकृति ने घने कोहरे और आसमान में जंगल के ऊपर काले बादलों के साथ जंगल को घेर कर डरावनेपन की एक अतिरिक्त परत जोड़ दी। घने कोहरे के कारण माइकल 5 मीटर की दूरी पर अपने सामने क्या है ये भी नहीं देख पा रहा था। वास्तव में वह जंगल में पेड़ों को मुश्किल से देख पा रहा था। योजना क्या है? कैटली ने पूछा। हमारे लक्ष्यों को अच्छी तरह से देखो। माइकल ने अपना हाथ उठाया। क्लिक। कैटली ने देखा कि उसकी कलाई से एक ग्रैपलिंग हुक उनके ऊपर पेड़ की शाखा पर फेंका गया। ग्रैपलिंग हुक शाखा के चारों ओर लपेटे जाने के बाद माइकल हवा में उड़ गया और शाखा पर उतरा। माइकल ने अपनी थमल दृष्टि के माध्यम से जमीन पर कई गर्मी के निशान देखे। जंगल, थमल दृष्टि और एक शाखा के ऊपर खड़े होने से उसे पृथ्वी और शिकारी फिल्म की याद आ गई। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? कैटली ने उसके चेहरे पर कोमल मुस्कान देखकर फुसफुसाया। बस कुछ पुरानी यादें। माइकल बिना आवाज किए एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद गया। उन्हें जो एकमात्र आवाज सुनाई दी वह थी त्वचाहीन प्राणियों के कदमों के नीचे टहनियां चटकना। देखो, माइकल ने जंगल में गश्त कर रहे त्वचाहीन प्राणियों की ओर इशारा किया, जिनके हाथ में एक सफ़ेद भाला था। जब माइकल ने करीब से देखा तो उसे एहसास हुआ कि भाला मानव फिमर से बना था। त्वचा रहित प्राणी इस तथ्य से बेखबर था कि उसे ऊपर से देखा जा रहा है, इसलिए इसके बजाय प्राणी एक अच्छे सैनिक की तरह सीमाओं पर गश्त करता रहा। माइकल आसानी से उस जीव को मार सकता था, लेकिन वह जगह का अनुमान लगाते हुए एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहा। जितना वह कूदता उतना ही उसे उनके शिविर का लेआउट दिखाई देता। इसके अलावा माइकल ने अपने पर्यावरण स्कैनिंग से उस जगह को स्कैन भी किया। 60 नरभक्षी। माइकल ने जंगल में घूम रहे त्वचाहीन जीवों को देखते हुए कैटली से कहा। उसकी निगाह पूरे क्षेत्र में घूमी और पाया कि उनके शिविर के केंद्र में तंबू फट गया है। नरभक्षियों का एक बड़ा समूह एक बड़े कड़ाही के चारों ओर इकट्ठा हुआ, जो अजीब आवाजें निकाल रहा था। जब माइकल ने देखा कि बर्तन में क्या है तो उसे उल्टी आ गई। नरभक्षी कुछ चिपचिपा लाल सूप बना रहे थे। जब माइकल ने सतह पर छोटी खोपड़ियां और हड्डियां तैरती देखीं, वे मानव दलिया बना रहे हैं, कैटली ने गुर्राते हुए कहा। जब माइकल ने उसे चुप कराया, फिर उसने अपनी नज़र उबलते बर्तन से हटाकर केंद्र में तंबू पर घुमाई। अपनी थमल दृष्टि की मदद से वह तंबू के अंदर एक कुर्सी से बंधी एक आकृति देख सकता था। तंबू में कोई है, इंसान जैसा दिखता है, शायद कोई लड़की हो। माइकल ने कैटली से फुसफुसाते हुए कहा। ये यूकी होना चाहिए, कैटली ने कहा। भाई नाइट, हमने यूकी को ढूंढ लिया होगा, कैटली ने नाइट से फुसफुसाते हुए कहा। उसी समय माइकल ने बंधक के साथ तंबू के अंदर 2 अन्य आकृतियों को देखा। जब कैटली नाइट से बात कर रही थी, माइकल ने सिस्टम स्टोरेज से एक स्पाइडर लिया और उसे नीचे गिरा दिया। वह उनके ऊपर से उड़कर और छाया क्षेत्र में तैयार किए गए जहर को बर्तन में डालकर सूप को जहर देने की कोशिश कर सकता था। हालांकि इसमें कुछ समय लगेगा और संभावना थी कि जहर इन प्राणियों पर काम न करे। इसके अलावा वे शक्तिशाली नहीं थे। सबसे शक्तिशाली कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज लेवल 3 पर था। जहर देने के बजाय माइकल ने सबसे सीधा रास्ता चुना। इस विकल्प से उसे सबसे ज्यादा बदमाश अंक मिलेंगे। आगे क्या है? कैटली ने पूछा। देखो और सीखो बच्चे। एक मुस्कुराहट के साथ माइकल फिर से सीमा पर उड़ गया और पहले त्वचाहीन प्राणी के ऊपर एक पेड़ की शाखा पर उतरा, जिसे उन्होंने देखा। प्राणी चारों ओर देख रहा था और जिस क्षण उसने मुड़कर देखा, माइकल तेजी से प्राणी के पीछे उतरा। शुभ रात्रि पुलच। कैटली ने देखा कि एक ब्लेड उसकी कलाई से प्राणी के गले के माध्यम से पीछे हट रहा है। प्राणी बेतहाशा छटपटाया, लेकिन माइकल ने उसकी गर्दन को जल्दी से पकड़ लिया, जिससे उसकी हरकतें रुक गईं। चूंकि शरीर को छोड़ने से अन्य प्राणी आकर्षित हो सकते थे, इसलिए माइकल अपने हाथ में मृत प्राणी के साथ जमीन से उड़ गया।
माइकल ने दूसरी शाखा पर कूदने से पहले शरीर को शाखा पर रखा। इस बार जमीन पर दो प्राणी थे। कैटली ने सोचा कि घोस्ट प्राणियों के अलग होने का इंतजार करेगा, लेकिन उनके अलग होने का इंतजार करने के बजाय माइकल उनके बीच में उतरा। न केवल प्राणी बल्कि कैटली भी दंग रह गई। पुलच पुलच, वाह! कैटली के चेहरे पर जब भूत के हाथों में दो तलवारें दिखीं जो जीवों के सिर में घुसी हुई थीं, तो वह बेहोश हो गई। उसने बिना आवाज़ किए उन्हें इतनी तेजी से मार डाला, यहाँ तक कि अरोरा के कुलीनों में भी इतनी चतुराई और फुर्ती नहीं थी। पहले की तरह माइकल शाखा के ऊपर से उड़ गया और दूसरे पर जाने से पहले शवों को रख दिया। माइकल को चुपचाप सभी गश्त करने वाले जीवों को मारने में कुछ मिनट लगे। उन्हें मारने के बाद माइकल केंद्र में पहुंच गया, जहां उसने जीवों को गुर्राते और चिल्लाते देखा। हम उन्हें सचेत नहीं कर सकते, अन्यथा वे यूकी को मार सकते हैं। नहीं, अगर हम उन्हें पहले मार देते हैं। माइकल ने तंबू के पास पेड़ की ओर छलांग लगाने से पहले मुस्कुराया। फिर भी इस क्षण तक नरभक्षी माइकल की उपस्थिति से अनजान थे। उन्होंने डॉन और युद्ध ऊर्जा वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सरनी और जाल लगाए थे। दुर्भाग्यवश माइकल की रगों में युद्ध ऊर्जा नहीं बल्कि आग ऊर्जा बह रही थी, इसलिए माइकल द्वारा किसी भी सरनी को ट्रिगर नहीं किया गया था। जब वे मानव दलिया के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे, माइकल ने उन्हें ऊपर से पीछा किया और उन्हें एक एक करके उठाया। कैटली एक ही समय में उत्सुक और भयभीत थी। वह उसके पीछे पीछे चली गई, उसके अगले कदम की प्रतीक्षा कर रही थी। दुर्भाग्य से तंबू नरभक्षियों से घिरा हुआ था, इसलिए नरभक्षियों को देखे बिना अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। क्या आप ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ? माइकल ने मुस्कुराते हुए कैटली से फुसफुसाया। उसने सिर हिलाया, तो आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। अध्याय 558 मुरझाए हुए जंगल में लड़ाई 2। थोड़ा और क्या मतलब है? कैटली ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन माइकल से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बजाय माइकल ने स्पाइडर्स को टेंट के अंदर जाने के लिए नियंत्रित किया। पार्टी को खत्म करने का समय आ गया है। माइकल ने बीच में मौजूद त्वचाहीन प्राणियों की ओर अपनी नज़र घुमाई, लेकिन नीचे कूदने से पहले माइकल ने अपनी बाहें फैलाईं और अपनी तलवार निकाली। चूंकि वह ढाल का परीक्षण करना चाहता था, इसलिए माइकल ने दो नहीं बल्कि केवल एक तलवार निकाली। इसके बाद माइकल ने बिना समय बर्बाद किए उबलते हुए मानव दलिया वाले बड़े बर्तन से बस कुछ इंच की दूरी पर छलांग लगा दी। माइकल के अचानक प्रकट होने से प्राणी चौंक गए। हालांकि उन्हें प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला, क्योंकि माइकल ने बर्तन को उनकी ओर लात मारी। प्लॉप! उबलता हुआ दलिया उनके शरीर पर छलक गया, जिससे वे दर्द से चीखने लगे। उनकी चीखें उदास मुरझाए हुए जंगल में गूंज उठीं। उसने उन्हें सचेत किया। कैटली चौंक गई। रिंग ऑफ फायर! माइकल ने तुरंत जादू किया और उसके अंदर से एक रिंग ऑफ फायर निकला और 5 मीटर के दायरे में सब कुछ जल गया। डिंग! एक निम्न स्तरीय रानी उपासक को मारने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम है 10,000 अनुभव अंक और 1,000 बदमाश अंक। डिंग! एक निम्न स्तरीय रानी उपासक को मारने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम है 10,000 अनुभव अंक और 1,000 बदमाश अंक। डिंग! एक निम्न स्तरीय रानी उपासक को मारने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम है 10,000 अनुभव अंक और 1,000 बदमाश अंक। डिंग! सफलतापूर्वक एक बदमाश होने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम 15,000 बदमाश अंक है। डिंग! सफलतापूर्वक एक बदमाश होने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम 12,000 बदमाश अंक है। माइकल ने अपने दिमाग में बजने वाली सभी सूचनाओं को अनदेखा कर दिया और अपने सामने की लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। माइकल के करीब रहने वाले त्वचाहीन जीवों के पास माइकल से निकलने वाली गर्म लाल लपटों की लहरों के सामने कोई मौका नहीं था। बिजली की बौछार! माइकल स्थिर नहीं रहा, ये सोचकर कि आग उन सभी को जला देगी। इसके बजाय उसने जीवों को अपना बचाव करने का समय दिए बिना उन पर हमला कर दिया। जीव दर्द से चिल्लाते हुए पागलों की तरह इधर उधर भागे, जबकि कई लोग उन पर लगी आग को बुझाने के लिए जमीन पर लौट रहे थे। जलते हुए मांस की गंध मुरझाए हुए जंगल की प्राकृतिक बदबू के साथ मिलकर एक उल्टी पैदा करने वाली गंध पैदा कर रही थी। हालांकि यह माइकल को बिजली की गति से जीवों के सिर काटने से नहीं रोक सका। कैटली ने त्वचाविहीन जीवों के बीच केवल एक धुंधलापन देखा, उसके बाद एक सुनहरी रोशनी का निशान। जब भी उसने हवा में उड़ते हुए एक सिर को देखा, तो उसने बिजली की स्पष्ट चमक सुनी। जीव इतने धीमे थे कि माइकल को देखना तो दूर, उसे रोकना भी मुश्किल था। उसने सिर को ऐसे काटा जैसे वे खरपतवार हों। कैटली को उसकी हरकतों का अनुसरण करने में मुश्किल हुई। जब माइकल त्वचाविहीन जीवों को मार रहा था, तो उसने तंबू में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य बल क्षेत्र द्वारा उसे रोक दिया गया। अचानक त्वचाहीन जीव आकाश की ओर दहाड़ते हुए बढ़े और उनका आकार बढ़ने लगा। अगले ही पल उन्होंने अपने गिरे हुए साथियों को खाकर एवरलाइट में सभी को चौंका दिया। फिर उन्होंने मरे हुए लोगों को खाना शुरू कर दिया, उनकी अंतड़ियों को खाया और गर्दन से खून चूसा। इस भयानक दृश्य ने माइकल को भी चौंका दिया।
जब उन्होंने अपने गिरे हुए साथियों को खाना शुरू किया तो माइकल ने देखा कि उनका कल्टीवेशन चरण कोर स्ट्रेंथनिंग चरण स्तर 1 से स्तर 5 पर चला गया है। सौभाग्य से जीवों में से सबसे शक्तिशाली पहले ही माइकल द्वारा मारा जा चुका था। हालांकि वे शक्तिशाली हो रहे थे, लेकिन उन्होंने माइकल को कोई खतरा नहीं पहुंचाया। उसने स्थिति को एक बदमाश अंक संचयन सिमुलेशन की तरह लिया। जब उन्होंने दूसरों को खाना समाप्त कर दिया तो माइकल ने अपनी मुट्ठी भींच ली, क्योंकि ढाल उसके अग्रभाग पर भौतिक रूप ले चुकी थी। चलो नाचते हैं। माइकल ने बिजली का झटका नहीं मारा, लेकिन दृढ़ रहा, जीवों के उस पर हमला करने की प्रतीक्षा कर रहा था। कैटाली, टैंक के अंदर जाओ और देखो कि यूकी वहां है या नहीं। कैटाली ने अपने सिर में अमरील की आवाज़ सुनी। मैं नहीं जा सकती। टैंक एक सरनी द्वारा संरक्षित है, जल्दी मत करो, वह बाहर आ जाएगी। माइकल के शब्दों ने कैटाली को आश्चर्यचकित कर दिया। अमरील को बताओ। मैं यूकी के साथ आऊंगा, माइकल ने कहा, एक प्राणी की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए जो उस पर झपट रहा था। इससे पहले कि प्राणी उसके पास पहुंच पाता, माइकल के हाथ से बिजली का बोल्ट निकला जो उसके सिर को भेदता हुआ निकल गया। इस बीच एवरलाइट पर वापस नाइट ने कैटाली की आंखों के माध्यम से घोस्ट की हर हरकत पर नजर रखी। वह पीछे हट रहा है क्या? नाइट के शब्दों से अमरील चौंक गई। जहां तक वह देख सकती थी, घोस्ट ने बिना पसीना बहाए नरभक्षियों का नरसंहार किया। ये पहले से ही काफी चौंकाने वाला था, फिर भी नाइट ने उसे बताया कि वह खुद को रोक रहा था। वह कौन है? जनरल नाइट, कोर्टर ने पूछा, क्योंकि वह उनके नए मेहमान के बारे में कुछ नहीं जानता था। महामहिम के मित्र, कोर्टर ये देखने के बाद पूछे बिना नहीं रह सका कि वे दोनों पूरी तरह काले कपड़े पहने हुए हैं। वह यूकी को क्यों नहीं बचा रहा है? जल्दी मत करो, वह बाहर आएगी। माइकल के शब्दों ने कैटली को आश्चर्यचकित कर दिया। जैसे ही अमेरिल ने नाइट से पूछा, उसने घोस्ट की शांत आवाज़ सुनी। क्या वह हमें सुन सकता है? नाइट ने अपना सिर हिलाया, भौहें सिकुड़ी। ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ तरकीबें हैं। नाइट, जिसने सैकड़ों लड़ाइयों में खुद को ढाला था, जाहिर तौर पर जानता था कि जब माइकल ने आईने में लड़ाई देखी तो वह पीछे हट गया था। ये नाइट के लिए बिल्कुल स्पष्ट था। फिर भी जिस तरह से उसने उन्हें मार डाला, हर चाल में चालाकी और घातकता ने नाइट को डॉन की याद दिला दी। हालांकि नाइट के दिमाग में सवाल था कि वह पीछे क्यों हट रहा था और उसने यूकी को कब बचाने की योजना बनाई थी। युद्ध के मैदान में वापस एक त्वचाहीन प्राणी माइकल पर बहुत गुस्से में दहाड़ता हुआ टूट पड़ा। उसके हाथ में कोई हथियार भी नहीं था, लेकिन उसने माइकल पर वार किया और उम्मीद की कि वह उसे 2 हिस्सों में काट देगा। डिंग! माइकल बिना त्वचा वाले प्राणी के उस पर हमला करने का इंतजार कर रहा था, और जब उसने हमला किया तो उसने अपनी ढाल उठाई, उसके तीखे पंजों को रोक दिया। ढाल के हल्के होने के बावजूद झटका रोकने पर यह नहीं टूटी। ऐसा नहीं है कि माइकल को उम्मीद थी कि यह टूट जाएगी। आखिरकार यह एक पौराणिक वस्तु है। प्राणी बेतहाशा आगे बढ़ गया और ढाल को तोड़ने की कोशिश करते हुए उस पर लगातार वार करता रहा। हालांकि प्राणी के मुखों से ढाल पर कोई निशान भी नहीं पड़ा। अब मेरी बारी। अगली बार जब प्राणी ने मुक्का मारा तो माइकल ने अपनी ढाल से उसे रोक दिया, जिससे एक छेद बन गया। फिर धमाका! माइकल ने अपने दूसरे हाथ से प्राणी के जबड़े पर वार किया। प्राणी स्तब्ध था, क्योंकि दूसरे उस पर टूट पड़े थे। इससे पहले कि स्तब्ध प्राणी अपने होश में आ पाता, माइकल ने अपनी छिपी हुई तलवार उसकी आंखों में घुसा दी। धमाका! बूम बूम! उस समय माइकल की सहज प्रवृत्ति ने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे आने वाले खतरे का आभास हुआ। सावधान! कैटली चिल्लाई। माइकल तेजी से हवा में उछला। हवा में रहते हुए उसने देखा कि जहां वह खड़ा था वहां से एक पत्थर उड़ रहा था। प्राणी ने आखिरकार जादू करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। वह अभी भी हवा में था जब हवा की एक लहर ने उसका संतुलन बिगाड़ दिया। हवा की लहर ने उसे जमीन पर गिरा दिया। क्या तुम ठीक हो? कैटली जल्दी से उसके पास आए और अपनी आंखों में स्पष्ट चिंता के साथ पूछा। मज़ा अभी शुरू हो रहा है। बाकी प्राणियों ने जल्दी से माइकल को घेर लिया और हवा में चित्र बनाते हुए अपने हाथों को विभिन्न आकृतियों और रूपों में हिलाना शुरू कर दिया। क्यों न हम यूकी को ले जाएं और दूर चले जाएं? वह बाहर आएगी, माइकल ने शांति से कहा, उसके चारों ओर 30 या उससे अधिक त्वचाहीन प्राणियों द्वारा जादू टोना किए जाने की परवाह किए बिना। तुम प्राणियों ने कुछ भी नहीं सीखा। माइकल ने अपनी ढाल को अपने स्पेस रिंग में डाला और अपनी गर्दन को तोड़ दिया। दूसरी ओर प्राणियों ने बोल्डर, आग के गोले और छोटे बवंडर बनाए, जो माइकल की ओर सब कुछ भेजने से बस कुछ सेकंड दूर थे। तत्वों का हेरफेर! माइकल को कोई संदेह नहीं था। वे उसके चारों ओर तत्वों को हेरफेर कर रहे थे, जैसे वह अंधेरे और हवा को हेरफेर कर सकता था। लेकिन निश्चित रूप से उन्हें माइकल की तुलना में तत्वों पर अधिक नियंत्रण था। फिर भी उन्होंने उससे 5 मीटर के दायरे में खड़े होकर गलती की। आग का छल्ला! आग ने 5 मीटर के दायरे में सब कुछ घेर लिया और उसके चारों ओर लपटों की लहरें उठती रहीं। प्राणियों ने तत्वों के हेरफेर का उपयोग करके जो कुछ भी बनाया वह गायब हो गया या अपने सिर पर गिर गया। प्राणियों ने आग बुझाने की कोशिश करते हुए चीखें लगाईं।
कुछ बुद्धिमान प्राणियों ने अपने आसपास की आग को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। माइकल की लपटें डार्क फ्लेम्स द्वारा संचालित थीं, और माइकल के अलावा कोई भी डार्क फ्लेम्स को नियंत्रित नहीं कर सकता था। मेजबान को लेवल अप करने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर आत्मा शोधन चरण स्तर 5 है। अंत में माइकल द्वारा अपने आसपास के सभी त्वचाहीन प्राणियों को जिंदा जलाकर मार डालने के बाद 2 प्राणी तंबू से बाहर निकले, जिन्होंने एक छोटी लड़की को बंधक बना लिया। छोटी लड़की अभी भी अपने कवच में थी, लेकिन प्राणी के गले पर लाल धुंध से घिरा जंग लगा ब्लेड था। लाल बालों वाली लड़की जलते हुए जंगल को देखती रही, जबकि प्राणी माइकल पर दहाड़ रहे थे। पहले उदास, अंधेरा, शांत जंगल लाशों से अटा पड़ा था और आग की लपटों से घिरा हुआ था। यूकी, कैटली ने कहा, मैं आपकी भाषा नहीं बोलता। माइकल ने हाथ जोड़ते हुए कहा। कहाँ, महाराज कहाँ हैं? यूकी हकलाया। ओह, आप उनकी भाषा जानते हैं। माइकल ने अपना सिर झुकाया। आप कौन हैं? यूकी ने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। उसके गले पर जंग लगा हुआ ब्लेड था, इसलिए उसे किसी अजनबी को कुछ समझाने का मन नहीं हुआ। तुम दोनों। कैटली ने देखा कि माइकल यूकी से बात करने के बजाय उन 2 प्राणियों की ओर अपनी नज़र घुमा रहा है। गर्जना, अगर तुम मुझे समझते हो। ग्रर। उन दोनों ने गुस्से में गुर्राहट की, ये संकेत देते हुए कि वे उसे समझ सकते हैं। मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूँ, उसे जाने दो और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। माइकल ने एक पल के लिए ज़मीन पर पड़े शवों को देखा और फिर उन्हें फिर से देखा। कुछ और करो, तुम भी उनके साथ मिल जाओगे। भूत। कैटाली उसके पास आए। तुम क्या कर रहे हो? वे उसे मार देंगे। नहीं, वे नहीं मारेंगे। माइकल ने फुसफुसाया, नहीं, लेकिन इतनी जोर से कहा कि हर कोई उसे सुन सके। तुम उसे नहीं मारोगे, इसलिए अपने ब्लेड गिराकर हमें कुछ समय बचाओ। संघर्ष मत करो, ये तुम्हारी मौत को और अधिक दर्दनाक बना देगा। उन्होंने उसे जाने देने के बजाय दहाड़ लगाए। मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुमने उसे तब तक नहीं जाने दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। माइकल ने अपनी बाहें फैलाईं और गिनना शुरू किया। 1, 2। त्वचाविहीन प्राणियों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन माइकल के मुंह से एक और शब्द सुनने से पहले ही उनके सिर फट गए। समय समाप्त हो गया है। अध्याय 559, अरोरा, द वाइट डेथ। अभी क्या हुआ? अमरील अपनी आंखें चौड़ी करके खड़ी थी। वह हैरान थी। एक पल घोस्ट नरभक्षियों से बात कर रहा था और अगले ही पल उनके सिर फट गए। नाइट के अलावा किसी ने भी स्पष्ट रूप से नहीं देखा था कि अभी क्या हुआ था। नाइट के दिमाग में उसने दृश्य को फिर से दोहराया। 2 गिनने के बाद उसने अपने हाथ उठाए और 2 बिजली के बोल्ट दागे जो सीधे नरभक्षियों के सिर में जा लगे। यह उसकी पूरी शक्ति की झलक थी। अगर वह बिना पीछे हटे लड़ता तो अमरील और कोटो उसे नहीं देख पाते। वह चाहता था कि हम उसे देखें। नाइट ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। यूकी, अमरील चिल्लाई जब उसने यूकी का खून से लथपथ चेहरा देखा। उसका चेहरा नरभक्षी के खून से लथपथ था। रुको। नाइट ने घोस्ट को कैटली को यूकी के करीब आने से रोकते हुए देखा। नाइट से कहो कि वह हमसे एक सुरक्षित कमरे में मिले। क्यों? कैटली ने माइकल से पूछा। बस करो कैटली, वह जो कहे वही करो। नाइट ने कैटली को आदेश दिया। कोटर, अरवेन की जांच करने जाओ। नाइट ने कोटर को खारिज कर दिया और जब वह एक कदम उठाने वाला था तो नाइट ने उसे रोक दिया। हर चीज़ के बारे में अपना मुंह बंद रखो। हाँ जनरल नाइट। कोटर ने कमरे से बाहर जाने से पहले सिर झुकाया। उसके बाद नाइट अमरील को अपने साथ महल के एक गुप्त कमरे में ले गया। इस बीच सूखे जंगल में वापस माइकल यूकी के पास पहुंचा। वह कांप रही थी क्योंकि माइकल ने जमीन पर पैर पटका, जिससे जंग लगा ब्लेड उसके हाथ में आ गया। मैं इसे ले लूंगा। जंग लगा ब्लेड उसके सिस्टम स्टोरेज में गायब हो गया जब माइकल ने कैटली को देखा। अब हम जा सकते हैं। कैटली ने आखिरकार राहत की सांस ली। कैटली, कमरा नंबर 18 में आओ। कैटली ने नाइट की आवाज़ सुनी और फिर घोस्ट और यूकी को 18वें कमरे में भेज दिया। 1 सेकंड में माइकल एवरलाइट महल में एक चमकदार रोशनी वाले अंडाकार आकार के कमरे में दिखाई दिया। नाइट और एमरिल पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। यूकी। एमरिल ने जब यूकी को देखा तो उसकी ओर भागने की कोशिश की, लेकिन नाइट ने उसे कंधे से पकड़ लिया। रुको। नाइट ने अपना सिर हिलाया, उसे यूकी की ओर एक और कदम न बढ़ाने के लिए कहा। एमरिल उलझन में थी, लेकिन एक और शब्द बोले बिना नाइट की बात सुन रही थी। क्या? जब एमरिल ने अपना सिर घुमाया तो उसने नाइट के माथे पर काली रेखाएं देखीं। नाइट। उसने नाइट के व्यवहार से भ्रमित होकर पूछा। लेडी एमरिल, वह कौन है? यहाँ क्या हो रहा है? यूकी हकलाते हुए बोली और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यहाँ तक कि कैटाली को भी नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा था। समझाने के बजाय माइकल ने अपनी कीमिया लपटों को जगाया। उनकी उत्सुक निगाहों के नीचे माइकल ने कुछ जड़ी बूटियां और सामग्री जो उसने सिस्टम से खरीदी थी, कीमिया की आग में डाल दी। यूकी ने अमरील की ओर चलने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे स्थिर रहने के लिए मजबूर कर दिया। वह एक मांसपेशी भी नहीं हिला सकती थी। क्या तुम ये बताने जा रही हो कि क्या हो रहा है या नहीं?
अमरील ने पूछा, रुको अमरील, कुछ ही मिनटों में सब कुछ समझ में आ जाएगा, माइकल ने जवाब दिया क्योंकि वह सामग्री को परिष्कृत करना जारी रखता था। अमरील को कुछ मिनट भी बहुत लंबे लगे। अंत में उसने देखा कि उसकी पन्नाहरी आग से एक लाल गोली निकल रही है। ये लो, माइकल की आग गायब हो गई क्योंकि उसने गोली यूकी को दी। हालांकि लड़की ने घबराहट में अपना सिर हिलाया। नहीं लेडी अमरील, जनरल नाइट, यह क्या है? उसने चिल्लाते हुए कहा। इसे निगल जाओ यूकी। नाइट की आवाज़ में गंभीरता को महसूस करने के बाद अमरील ने उससे आगे कोई सवाल नहीं करने का फैसला किया जब तक कि वह उसे सब कुछ नहीं समझा देता। लेकिन एक बात पक्की है, यूकी शून्य के साथ निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी। अन्यथा नाइट ने यूकी को घोस्ट द्वारा बनाई गई अज्ञात गोली खाने के लिए नहीं कहा होता। ये तुम्हें नहीं मारेगा यूकी, इसके विपरीत ये तुम्हें ठीक कर देगा। माइकल यूकी की ओर बढ़ा क्योंकि वह उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वह आसानी से नहीं जा सकी। माइकल ने यूकी का चेहरा पकड़ लिया और उसके जबड़े भींच लिए, उसका मुंह जोर से खोला। एन। यूकी की आवाज़ में आए बदलाव से अमरील और कैटली दंग रह गए। यह एक जानवरों जैसी दहाड़ थी जिसने पूरे कमरे को हिला दिया। वह छटपटा उठी और अदृश्य शक्ति के खिलाफ चीखने लगी जबकि नाइट ने भौहें सिकोड़ लीं। उसके जैसे शक्तिशाली प्राणी को भी उसे नीचे रखने में कठिनाई महसूस हुई। यूकी, अमरील ने यूकी की लाल आंखों को देखते हुए बुदबुदाया। जब यूकी खुद को नाइट से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, माइकल ने जबरदस्ती गोली उसके मुंह में डाल दी और उसे बंद कर दिया। हरमम, उसकी दबी हुई चीख मुश्किल से उसके मुंह से निकली। इस बीच गोली धीरे धीरे उसके मुंह में पिघल गई। कुछ सेकंड के बाद माइकल ने उसे उसके चेहरे से जाने दिया और नाइट ने भी ऐसा ही किया। जैसे ही माइकल ने उसे जाने दिया, वह घुटनों के बल गिर गई और किसी भी इंसान से ज़्यादा जोर से चिल्लाए। उसकी दहाड़ से एमरिल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यूकी को अपना चेहरा खुजलाते देख एमरिल और कैटली डर के मारे नाइट के करीब आ गए। उसके नाइट के साथ क्या हो रहा है? एमरिल ने नाइट से पूछा। उसे नरभक्षियों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, माइकल ने एमरिल को जवाब दिया। इस बीच यूकी आधी रात की तरह खून खांसने लगा और जमीन पर पानी से बाहर निकली मछली की तरह छटपटाने लगा। नरभक्षियों को उम्मीद थी कि डॉन उसे बचाएगा, इसलिए उन्होंने उसे मानव बम में बदल दिया। माइकल के शब्दों ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। क्या? कैटली ने अपनी भौहें उठाईं। नाइट। एमरिल ने नाइट की ओर देखा और उसने सिर हिलाया। मुझे संदेह था कि यूकी काफ़ी समय से नरभक्षियों के नियंत्रण में है। कोई व्यक्ति नरभक्षियों को ऐसी जानकारी लीक कर रहा था जो केवल हम जानते हैं। डॉन और मुझे इस पर संदेह था। फिर उसे कैसे पता चला? एमरिल ने घोस्ट की ओर देखा। मैंने उसे बताया। नाइट ने कैटली और एमरिल को फिर से चौंका दिया। नाइट के पास लोगों से टेलीपैथिक रूप से बात करने की क्षमता थी। जब नाइट ने माइकल से हाथ मिलाया तो उसने माइकल को अपने संदेह के बारे में सब कुछ बता दिया। बदले में माइकल ने सिस्टम का उपयोग करके टेलीपैथिक रूप से नाइट को जवाब देकर आश्चर्यचकित कर दिया। उनके बीच जो शब्द आदान प्रदान हुए वे कैटली या एमरिल ने कभी नहीं सुने। हालांकि नाइट के संदेह ने एक गहरा मोड़ ले लिया जब माइकल ने बिना त्वचा वाले जीवों को उसे कुछ पिलाते हुए देखा। माइकल ने स्पाइडर की बदौलत पूरी बात देखी जिसे उसने टेंट के अंदर भेजा था। एक कीमियागर के रूप में उसने तुरंत उन 2 औषधियों को पहचान लिया जो उन्होंने यूकी को पिलाई थीं। एक उसके रक्त टॉनिक के समान थी लेकिन बहुत कम कुशल और शक्तिशाली थी। दूसरे ने अस्थायी रूप से जीवों को यूकी को नियंत्रित करने दिया। दुर्भाग्य से औषधि का उपयोग केवल डॉन के ब्रह्मांड में किया जा सकता था क्योंकि औषधि में युद्ध ऊर्जा का उपयोग किया जाता था। कुछ और मिनटों तक चीखने चिल्लाने और छटपटाने के बाद यूकी ने आखिरकार होश खो दिया। उसे और 6 घंटे सोने दो और वह ठीक हो जाएगी। हालांकि अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं कुछ हफ्तों तक ट्रेनिंग से दूर रहती। कैटाली ने अपना हाथ हिलाया और यूकी के साथ गायब हो गई। हमें अभी भी पता लगाना है कि उसे दिमाग को नियंत्रित करने वाली औषधि किसने दी, नाइट ने कहा। कोई ज़रूरत नहीं। कमरे में एक और शांत आवाज़ गूंजी जब माइकल ने अपना सिर घुमाया और देखा कि पूरी तरह से सफ़ेद कपड़े पहने एक युवती कमरे में प्रवेश कर रही है। वह अमरील जितनी सुंदर नहीं थी लेकिन उसमें एक खास आकर्षण था जो अमरील में बिल्कुल नहीं था। उसकी रेशमी चिकनी त्वचा और उसका सुडौल शरीर घंटों की ट्रेनिंग की लड़ाई का संकेत देता था। जब वह शान से चलती थी तो उसके काले बाल हवा में लहराते थे। सबसे बढ़कर उसके थोड़े नुकीले कान माइकल को उसकी अर्धयोगिनी जाति को स्पष्ट रूप से दिखाते थे। अरोरा, आखिरकार अमेरिल ने अरोरा को देखकर राहत भरी मुस्कान बिखेरी। तुम जरूर भूत हो, आखिरकार तुमसे मिलना सम्मान की बात है। अरोरा ने माइकल को एक सौम्य दोस्ताना मुस्कान के साथ बधाई दी। ये तुम्हारा चूहा है। अपनी कलाई के एक झटके से उसने एक कटा हुआ सिर निकाला और उसे फर्श पर फेंक दिया। माइकल ने देखा कि सिर की आंखें अभी भी खुली हुई थीं। अगर वह सही था तो उस व्यक्ति को यह भी नहीं पता था कि उसकी मौत कैसे हुई। तुम जरूर वह सफ़ेद मौत हो जिसके बारे में सैनिक बात कर रहे थे। माइकल ने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया।
अगर वह उसके ब्रह्मांड में होती तो पूरी दुनिया उससे डरती, क्योंकि वह फ्यूजन चरण के चरम पर थी। वह सचमुच उससे निकलने वाली ऊर्जा को महसूस कर सकता था। नाइट या डॉन के विपरीत, वह उसकी साधना के स्तर को देख पा रहा था। मेरे दुश्मन मुझे ऐसा कहते हैं, तुम मुझे अरोरा कह सकते हो। जल्द ही अरोरा डॉन बनने वाली हूँ, अमरील ने हंसते हुए कहा, क्योंकि अमरील किसी भी परिस्थिति में अरोरा को शर्मिंदा करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। युकी को बचाने के लिए धन्यवाद घोस्ट। एवरलाइट तुम्हारा ऋणी है, वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। उसने एलिसिया या सेलेना नाम की किसी खास महिला की तरह घमंडी या ठंडा व्यवहार नहीं किया। बस हो गया अमरील, घोस्ट को क्वार्टर में ले जाओ, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। नाइट ने फर्श पर लुढ़कते हुए सिर पर एक त्वरित नज़र डालने के बाद अमरील को आदेश दिया। चूंकि माइकल थका हुआ था और अपने कुछ कौशल को उन्नत करना चाहता था, इसलिए माइकल नाइट से असहमत नहीं था। युकी ठीक हो जाएगा ना? एमरिल ने माइकल से पूछा और उसने सिर हिलाया। धन्यवाद। एमरिल ने माइकल का हाथ पकड़ा और उसे दबाया। नाइट और अरोरा को पीछे छोड़ने के बाद माइकल एमरिल के पीछे उसके क्वार्टर में चला गया। अपने रास्ते में वह कई मिलनसार और मज़ेदार बौनों, आकर्षक कल्पित बौनों और जिज्ञासु मनुष्यों से मिला। उनकी जाति के बावजूद वे सभी बिना किसी चिंता के बहुत खुश लग रहे थे। तो डॉन से पहले इस जगह पर किसने शासन किया? माइकल ने पूछा। कोई नहीं, मेरा मतलब है कि हजारों सालों तक कोई नहीं। और यह जगह डॉन से पहले जितनी जीवंत और खुशहाल नहीं थी। उसने और नाइट ने इस जगह को खरोंच से बनाया था। माइकल वास्तव में आश्चर्यचकित था। एवरलाइट ब्रैडफोर्ड से कई गुना बड़ा लग रहा था। ब्रैडफोर्ड पर बिना किसी अन्य जाति के शासन करना कोई मजाक नहीं था। एवरलाइट जैसी बड़ी और आबादी वाली जगह पर शासन करना तो दूर की बात है। उसकी सहज बुद्धि एक बार फिर सही साबित हुई। जब माइकल डॉन से मिला तो उसे लगा कि डॉन शासन करने के लिए ही पैदा हुआ है। उसके पास इतना प्रभुत्व था। इसके अलावा माइकल को ऐसा लगा कि डॉन ने खुद को अमरील, अरोरा और नाइट जैसे वफादार और शक्तिशाली लोगों से घेर रखा है। ये लोग कोई मजाक नहीं थे। अगर वे उसके ब्रह्मांड में चले गए और अपनी साधना शक्ति वापस पाली तो वे 1 घंटे में एलोन को जीत सकते थे। जिससे माइकल अपने अगले सवाल पर आया, उनके दुश्मन कितने शक्तिशाली होंगे? काश तुम इस ब्रह्मांड से होते, मैं तुम्हें यहाँ कुछ अच्छी महिलाओं के साथ मिला सकता था। दूर से घोस्ट को देख रही लड़कियों को देखकर अमरील ने हंसी। तुम लोग इस तथ्य को ले रहे हो कि मैं दूसरे ब्रह्मांड से हूँ, इसलिए शांत रहो। माइकल अमरील से कहने से खुद को रोक नहीं पाया। उसके शब्दों के जवाब में अमरील ने बस हंसी। एवरलाइट घोस्ट में आप अकेले अन्य दुनियावासी नहीं हैं। माइकल को अचानक एवरलाइट के बारे में बहुत उत्सुकता महसूस हुई और सच कहूं तो वह उस जगह से हैरान था। अंदर ही अंदर माइकल उनके साथ कुछ समय बिताना चाहता था, उनके बारे में सीखना चाहता था और उनकी मदद से मजबूत बनना चाहता था। अध्याय 560 एवरलाइट में दावत। एवरलाइट महल में माइकल का क्वार्टर एक बड़ा हॉल था जिसमें एक शौचालय भी था। माइकल को नहाए हुए बहुत समय हो गया था और उसे यह समझने में कई मिनट लग गए कि उन्होंने गर्म स्नानघर कैसे बनाया। जाहिर है, डॉन के पास कई होटल चेन है जिनमें शॉवर की सुविधा है। अमरील के अनुसार लोग उनके होटलों में कमरा बुक करने के लिए महीनों से इंतजार कर रहे थे। बेशक माइकल की अपनी रेस्तरां चेन और होटलों का विस्तार करने की योजना थी। फिर भी अभी के लिए उसने खिड़कियों के सामने स्थित आरामदायक बिस्तर पर जाने से पहले शॉवर का आनंद लिया, जिसके माध्यम से माइकल ने एवरलाइट के दिव्य दृश्य को देखा। चूंकि यह कटाई का समय था, इसलिए धान के खेत किसानों द्वारा कटाई के लिए तैयार सुनहरे धान से लहलहा रहे थे। इसलिए माइकल ने अपना कवच और सब कुछ उतार दिया और केवल ढीले स्वेटपैंट पहने हुए बिस्तर पर लेट गया। आविष्कारक कौशल को उन्नत करने का समय आ गया है। माइकल ने अपने आविष्कारक कौशल को उन्नत करने का फैसला किया। हालांकि माइकल को नहीं पता था कि छाया क्षेत्र उसे कब वापस खींच लेगा, लेकिन उसने एवरलाइट में रहने को छुट्टी की तरह माना। उसे अभी भी कोई स्पष्ट विचार नहीं था कि वह अपनी आत्मा के रूप में होने के बजाय शारीरिक रूप से एवरलाइट में क्यों था। लेकिन जहां तक वह बता सकता था, उसके भविष्य के स्व ने सब कुछ योजनाबद्ध किया था। होस्ट माइकल। कल्टीवेशन लेवल सोल रिफाइनिंग स्टेज लेवल 6। अनुभव अंक 0/6 लाख। बदमाश अंक 610,000। कौशल और मंत्र विंड ब्लास्ट 6 लाटवीलेट्स। रिस्पॉन्सिव शील्ड 8 लाटवीलेट्स। पर्यावरण स्कैनिंग 6 लाटवीलेट्स। इग्निटिया 8 लाटवीलेट्स। लाइटनिंग डैश 6 लाटवीलेट्स। एनर्जी डिवोवर 2 लाटवीलेट्स। सोल ईटर 1 लाटवीलेट्स। डेथ रेंज 3 लाटवीलेट्स। आइज ऑफ डार्कनेस सामान्य दूसरों के कल्टीवेशन लेवल को समझ सकता है। अंधेरे की आंखें लूसीफर दूसरों के साधना स्तर को समझ सकता है, भ्रम को देख सकता है। अंधकार का बादल लूसीफर कमजोर इरादों वाले दुश्मन पूरी तरह से अपना साहस खो देंगे और आत्मसमर्पण कर देंगे। मृत्यु सीमा 50% अधिक शक्तिशाली होगी। यदि अंधेरे में सक्रिय किया जाता है तो मेजबान की साधना का स्तर स्टेज बाधा की परवाह किए बिना 4 स्तर ऊपर बढ़ जाएगा।
शब्दहीन जादू कास्टर लूसीफेर पूर्ण लूसीफेर रूप में मेजबान को इसे डालने के लिए बस मंत्र के बारे में सोचना होगा। तकनीक, भाग्य की तलवारें 98% महारत, आग की अंगूठी 92% महारत, सर्प मेगा 97% महारत। व्यवसाय, सूर्योदय संप्रदाय का मुख्य शिष्य, सूर्योदय संप्रदाय का संरक्षक, रसातल के भगवान लूसीफेर, डार्क लॉर्ड, ब्रैडफोर्ड के राजा। स्थिति, स्वस्थ। लक्ष्य, दुनिया को नियंत्रित करें, मृत्यु के आदेश का पुनर्निर्माण करें। उपयोगिता फंक्शन, बैंकर 5 लैट्वियन लैस अनुपात 1000 सोने के सिक्के 40 बदमाश बिंदु। रूनिक टेलीपोर्टेशन, एक्स-रे विजन आइज ऑफ डार्कनेस के साथ भी एकीकृत। धन 15 मिलियन स्वर्ण। विशेष गुण, 5 सितारा कीमियागर, 4 सितारा आविष्कारक, अधीनस्थ, गया योद्धा वफादारी स्तर 100%, रेलिन 5 सितारा शेफ वफादारी स्तर 99%, आर्या हत्यारा वफादारी स्तर 86%, हेनबर्ग योद्धा वफादारी स्तर 45%, मैक्सिन योद्धा वफादारी स्तर 98%, टिबेरियस योद्धा वफादारी स्तर 55%, सैडी वफादारी स्तर 50%, रिकी वफादारी स्तर 98%, टाइटस वफादारी स्तर 60%, ऑप्टिमस वफादारी स्तर 60%, द साइलेंट रीपर रूप समुद्री डाकू वफादारी स्तर 90%। संचालन का आधार, सूर्योदय संप्रदाय, रसातल, तहखाना, ब्रैडफोर्ड का साम्राज्य, परिचित, दुष्वप्न 1 ड्रैगन, वेदोरा 3 सिर वाला हाइड्रा, तत्व हेरफेर, हवा 10% महारत, आग 10% महारत, बिजली 15% महारत, अंधकार 25%। भूत शील्ड की वजह से माइकल का अंधकार हेरफेर 20% से 25% हो गया। 5 सितारा आविष्कारक स्तर पर वह विभिन्न प्रकार के नए गैजेट और हथियार बना सकता था। सिस्टम, आविष्कारक कौशल को अगले स्तर तक अपग्रेड करें। अपग्रेड करने पर होस्ट को 180,000 बदमाश अंक खर्च करने होंगे। क्या होस्ट अपग्रेड करना चाहता है? हाँ, बिना किसी दूसरे विचार के माइकल ने पुष्टि की। वह नए गैजेट और हथियार बनाने के साथ साथ अपने लूसीफेर कवच को और संशोधित करने के लिए उत्साहित था। उसके पास बिग बर्था को शक्तिशाली बनाने के लिए पहले से ही कई विचार थे। जैसे ही वह छाया क्षेत्र से बाहर निकला, उसने बिग बर्था जाने और बिग बर्था में कुछ समुद्री डाकुओं का शिकार करने की योजना बनाई। उसके बाद वह मोटा को कार्रवाई में देखने के लिए इंतजार नहीं कर सका। हमेशा की तरह जब सिस्टम ने कौशल को अगले स्तर तक अपग्रेड किया तो उसे अपने मस्तिष्क में तीव्र दर्द महसूस हुआ। फिर अचानक माइकल के दिमाग में नए ज्ञान, नई तकनीकें और नए हथियार बनाने के लिए बहुत सारे ब्लूप्रिंट भर गए। पृथ्वी पर आग्नेयास्त्रों के अपने ज्ञान के साथ स्टार स्तर ने उसे मनुष्य द्वारा ज्ञात लगभग हर हथियार का अधिक शक्तिशाली, कुशल संस्करण बनाने में सक्षम बनाया। हालांकि माइकल आधुनिक आग्नेयास्त्रों का निर्माण करने में अनिच्छुक महसूस करता था क्योंकि उनका उपयोग उसके खिलाफ आसानी से किया जा सकता था। अपनी नई दुनिया के बारे में उसे जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद थी वह थी उसका मध्ययुगीन काल्पनिक माहौल। चाहे कुछ भी हो, वह सेटिंग को बर्बाद नहीं करेगा। इसलिए माइकल ने आग्नेयास्त्रों के अपने ज्ञान का उपयोग करके नए काल्पनिक प्रकार के हथियार बनाने की योजना बनाई। इसके अलावा अधिकांश आधुनिक आग्नेयास्त्रों का साधकों और उनके मंत्रों के सामने कोई मौका नहीं होगा। उन्हें हराने का एकमात्र तरीका आग्नेयास्त्रों का निर्माण करना होगा जो आग और सेलेस्टियल ऊर्जा का लाभ उठाते हैं। अपग्रेड करने और एक बार फिर अपनी स्थिति विंडो से गुजरने के बाद माइकल ने महसूस किया कि उसकी आंखें बंद हो रही हैं। वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। नींद से लड़ने के बजाय माइकल ने सिस्टम विंडो बंद कर दी और अपनी आंखें बंद कर लीं। केवल 1 घंटा बीता था जब किसी ने माइकल के दरवाजे पर दस्तक दी। लेकिन माइकल गहरी नींद में था, इसलिए उसने दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज़ भी नहीं सुनी। जिसने दरवाज़ा खटखटाया था उसने कुछ दस्तक देने के बाद आखिरकार दस्तक देना बंद कर दिया और दरवाज़ा खोलने का फैसला किया। भूत, तुम वहाँ हो। हैरानी की बात यह है कि यह अमरील ही थी जो कमरे में दाखिल हुई और उसने माइकल को कंबल के नीचे शांति से सोते हुए देखा। क्या मुझे उसे जगाना चाहिए? माइकल ने कुछ पलों तक खुद से सवाल किया, जब तक कि उसने आखिरकार उसे जगाने का फैसला नहीं कर लिया। नमस्ते, उसने माइकल के कंधे पर धीरे से थपथपाया। अरे उठो, दावत तैयार है। उसकी कोमल थपथपाहट एक जोरदार थपथपाहट में बदल गई। फिर भी माइकल हिला तक नहीं। अचानक वह शैतानी ढंग से मुस्कुराए, अपनी हथेली चाटी और उसके कंधे पर थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। लेकिन जब वह उससे कुछ इंच की दूरी पर थी तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। माइकल के हाथ छोड़ते ही उसका शरीर अकड़ गया। सोते हुए व्यक्ति को मारना अशिष्टता है अमरील। माइकल ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। जब सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हों तो सोना अशिष्टता है। उसने माइकल के सिर को सहलाया क्योंकि वह धीरे धीरे जाग रहा था। वह लगभग भूल गया था कि उसने अपने शरीर को ढकने के लिए कोई शर्ट नहीं पहनी थी, लेकिन सौभाग्य से कंबल ने उसके शरीर को ढक रखा था। नहा लो और आओ, अमरील मुस्कुराया और कमरे से बाहर चला गया।
लड़ाई, खून और योजना के बाद बस आराम से बैठना अच्छा लगा। डॉन के ब्रह्मांड में कोई भी उसकी जान के लिए नहीं था। माइकल ने यहाँ तक चाहा कि उसके लिए एवरलाइट में अक्सर आने और बिना किसी चिंता के कुछ समय बिताने का कोई तरीका हो। एवरलाइट ने उस पर ऐसा जादुई प्रभाव डाला। उसने अपने पेट में गड़गड़ाहट सुनी। जल्दी से अपना बिस्तर बनाने के बाद माइकल जल्दी से नहाने के लिए शौचालय में चला गया। हालांकि उसने पहले भी स्नान किया था, लेकिन वह एक और स्नान करने चला गया क्योंकि उसके शरीर से खून की गंध आ रही थी, जो उसने मारे गए त्वचाहीन जीवों की वजह से थी। जब माइकल ने अमरील द्वारा छोड़ी गई एक नौकरानी का पीछा करते हुए दावत हॉल में प्रवेश किया, तो उसका स्वागत स्वादिष्ट भोजन और सेब दालचीनी मोमबत्तियों की मीठी सुगंध से हुआ। दावत हॉल लगभग माज़ेरोत के महान हॉल के आकार का था। यह मोमबत्ती की रोशनी और चांदी की छत से लटकते बड़े झूमर से जगमगा रहा था। कई लंबी ओक की मेजें रखी गई थीं और उन पर चमचमाती सुनहरी प्लेटें और प्याले रखे हुए थे। मेज पर सैकड़ों खाद्य पदार्थ थे और माइकल उनमें से केवल कुछ को ही पहचान पाया, जैसे मेमने की चॉप, स्टेक, आलू, मीट पाई, सैंडविच, पुडिंग, टार्ट, एक्लेयर्स और जैम। हॉल के शीर्ष पर एक और लंबी मेज थी जहां डॉन, नाइट और कुछ अन्य नए चेहरे बैठे थे। जब नौकरानियां और सेवक भोजन तैयार कर रहे थे, माइकल देख सकता था कि बौने पहले से ही पानी की तरह शराब के मग पी रहे थे। अपनी हैसियत के बावजूद वह ट्रे लेकर इधर उधर भाग रही थी और सभी से पूछ रही थी कि उन्हें क्या चाहिए और उन्हें स्वादिष्ट एपेटाइजर परोस रही थी। वह मांस से निकलने वाली भाप को सूंघ सकता था। ब्राउन शुगर की सुगंध उसकी आत्मा के लिए संगीत थी। जब माइकल कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में मौजूद लगभग हर एक व्यक्ति ने अपना सिर दरवाजे की तरफ घुमाया और उसे घूरने लगा। कुछ पलों के लिए कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई, लेकिन अगले ही पल पूरा हॉल जयकारे लगाने लगा। जब माइकल डॉन और नाइट की ओर बढ़ा तो उन्होंने खड़े होकर उसका अभिवादन किया। डिंग, सफलतापूर्वक एक बदमाश होने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम है 5000 बदमाश अंक। डिंग, सफलतापूर्वक एक बदमाश होने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम है 2000 बदमाश अंक। अल्पविराम डॉट। माइकल उनके हाव भाव से बहुत हैरान था। बढ़ते बदमाश अंकों ने कई बार उसका मूड अच्छा कर दिया। जब वह डॉन की मेज के पास पहुंचा तो नाइट ने डॉन के बगल में खाली कुर्सी की ओर इशारा किया। जैसे ही माइकल डॉन के पास बैठा, नागरिकों ने जयकार करना बंद कर दिया और अपनी सीटों पर वापस चले गए। उनमें से अधिकांश माइकल और डॉन के बीच समानता देखकर दंग रह गए, खासकर उनके पहनावे को देखकर। माइकल के वस्त्र शुद्ध काले थे, जिनमें कोई रंग नहीं था, जबकि डॉन के कवच में चांदी की परत थी और सिर को ढकने के लिए एक हुड था। मैंने सुना कि तुमने क्या किया, धन्यवाद। जब माइकल ने अपने बगल में देखा तो डॉन ने उसे धन्यवाद दिया। तुमने वहां मेरी जान बचाई, माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉन के विपरीत, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तुरंत खरगोश के कान वाली एक लड़की माइकल के खाली गिलास में शराब भरने के लिए मेज पर आई। मैं शराब नहीं पीती, क्या तुम मुझे पानी या किसी तरह का फलों का रस दे सकते हो? माइकल की सेवा करने आए एमरील उसके शब्दों से दंग रह गई। वह बस एक पल के लिए डॉन और माइकल को देखती रही। तुम बिल्कुल उसके जैसे हो। क्या तुम उससे संबंधित हो या कुछ और? माइकल ने डॉन के गिलास में पानी देखा और एमरील के शब्दों को समझ गया। सच कहूं तो माइकल ने एमरील के समान ही विचार साझा किए। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसका और डॉन का कोई संबंध है। चलो पहले खाना खाते हैं, फिर हम बात करेंगे कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। डॉन ने एमरील के सवाल को नज़रअंदाज किया और धीमी आवाज में माइकल से कहा। किसी कारण से माइकल को लगा कि डॉन को पता है कि वह चाबी में क्या ढूंढ रहा है, लेकिन अभी के लिए माइकल ने एवरलाइट के मिलनसार लोगों के साथ दावत का आनंद लेने का फैसला किया। आखिरकार उसके सामने रखे व्यंजन स्वादिष्ट लग रहे थे।